सर ना सर, जिंदगी की लग गई है सर, किसको क्या पता सर। तो गुड मॉर्निंग मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड। क्या करवा रहे हो सर? आज आज मजे करवा रहा हूँ सर, और कुछ नहीं। ओके मालिक, तो भारत माता की तो तोड़ मालिक। क्या बोला? क्या कुछ आवाज आ रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है पर। हो गया? यस मैडम। हाँ, अरे मेरे पापा की शादी और एक नहीं है। जल्दी छोड़ने के लिए, जल्दी छोड़ने के लिए। हाँ मैडम। अरे तो मैं खत्म कब करूं, मेरे को बताओ। अभी यार इधर भी ये बोलोगे तो मैंने कब करना चाहिए, मेरे को आप बताओ। और पॉइंट है, तुमने ये चीज किसको बोलनी चाहिए थी? जिसने नंबर और एक्स्ट्रा लिया उसको बोलने का ना। बोला नहीं। अरे यार इधर है, इधर तो यार क्या। अरे मैं करूँ कब फिर? मतलब यार होएगा ही नहीं भाई, खत्म। अरे नहीं सच्ची में ना, मतलब तुम अब जल्दी छोड़ देख। कौन ये धक्का धक्के टाइम पास मत कर। अरे मैडम को भूख लगी, तेरे को झेप रही है। हाँ, तेरा इधर टाइम पास चल रहा है। उधर उधर वो आज उपवास हो रहा है उनका, समझ रहा है क्या तेरे को? नवरात्रि का कौन सा 7वां दिन है आज? 7वें दिन का मजाक है क्या? कड़क। सैल्यूट है मैडम, सैल्यूट। अभी आज और उपवास का थोड़ा सा और एडिशनल। तो भाई और भाई, एम आई लेट? नो यू आर नॉट लेट। उसने लिखा LATEE। भारत माता की जय। बढ़िया से मालिक। ओके, तो अभी अपनी जो कहानी बची है वो है बची MOA AOA। ओके, मैं MOA AOA की बात करें तो अब दो चीजें पे अपन चर्चा करते हैं। दो चीजें और दो चीजों के साथ में और दो एडिशनल कॉन्सेप्ट। अच्छे से ध्यान दीजिए मालिक, आखिरी पढ़ाओ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए सेक्शन जो है इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं या इंटर एक्ट करते हैं अपन जिस सेक्शन से, वो है सेक्शन 4। एमओए क्या हमें रजिस्टर करना है? आंसर इज यस। जब मैं बोलूंगा एमओए रजिस्टर करना है, इसका मतलब किसके पास देना है? आरओसी। सर ये कौन से सेक्शन में दिया? 7। 7 में जो अपन ने 7 चीजें दी थी आरओसी को, उसमें से पहली चीज थी आपकी एमओए। तो आपका पहला सवाल जो मैंने आपको कल पढ़ने बोला था कि जाइए भाई साहब, क्या एमओए अपन ने बना दिया क्या अपने घर पे रखने का ड्रावर में? नहीं। किसको देने का? आरओसी। उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए। क्या बोलते हैं बेटा? रजिस्ट्रेशन ऑफ एमओए। तो अपना पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए। तो क्या मकसद है एमओए को रजिस्टर करने का? आपने पढ़ा होगा तो गुड इनफ, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, फटाफट क्लोज करिए, हाईलाइट करिए। ओके सर, पहला पॉइंट है, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच एक्शन कैन नॉट गो। व्हाट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस? अपनी औकात, किस औकात तक अपन काम कर सकते हैं, किस औकात के बाहर नहीं जा सकते, ये एमओए में लिखा है। मैं वापस बोल रहा हूं, ओके याद रखना, एमओए के बाहर नहीं जा सकते। एमओए को क्लियर बोल रहा हूं, औकात के बाहर नहीं जा सकते। सर एओए इज नॉट एन औकात। एओए इज जो अपना स्कोप है उसको करने का तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ओके, आई बेग योर पार्डन मालिक। ओके, अगर आप मेरे शब्दों से, अपशब्दों से आपको ऐसा लग रहा है कि आप शब्द है, लेकिन ये शब्द है क्योंकि ये मेरे इमोशन है। नहीं, अगर मैंने औकात बोला ये हुआ, ओके कोई हो सकता है इधर से उठा, व्हाट इज दिस लैंग्वेज ऑफ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? Is he a chartered accountant? He is using the, oh my God, so ridiculous word. There may be some student from Koregaon Park, South Mumbai. So they may be, oh my God, who is he? What word? Disgusting. औकात। तो टू बी वेरी प्रिसाइज, तो भाई और बहनों जो जानते हैं, सब लोग को जानते हैं, ओके ये याद रखना मालिक। ओके याद रखना, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। ओके मेरे शब्द ऐसे ही निकलते हैं, गाली नहीं देता मैं कभी, मतलब आपके सामने। हाँ, बाहर मैं 1760 देता। ओके मैं सुबह से दे ही रहा हूँ। ओके तुम लोग कितने बजे से बैठे हो? मेरा कोई लेक्चर था नहीं, मेरा 8 बजे था, लेकिन मैं सुबह 6:30 से तुम्हारे साथ, मतलब जब आए तब से आया हो। सर लेके आए, विनोद सर बोले मैं जा रहा हूँ इसलिए तू चल, कल मेरा लेक्चर नहीं है, फिर भी बोला आने का। मैं बोला क्यों? मैं जा रहा हूं ना। मैं बोला ठीक है, फिर मैं आऊंगा ही तो लेक्चर रख दूं, और कल वो उसकी वजह से मैंने भी लेक्चर रखा फिर। ओके इंटर का, इंटर में अरे चुम्या, तो मैं क्या खाली फाउंडेशन पढ़ा था करे? तो हाँ
नहीं नहीं, मैं गैप देने में बिलीव करता हूँ। गैप एक रह जाए तो अगले दिन अच्छा सा ये इनटेक होता है। आगे ये पॉइंट है, देखेंगे मालिक। हाँ, तो भाई और बहनों, ओके, मेरे ख्याल से आपको एमओए की याद रखना है। एमओए एक औकात है और जिसके बाहर आप जा नहीं सकते, और मैंने बोला जा नहीं सकते मतलब नहीं जा सकते। सर भले ही बाद में आप औकात के बाहर चले गए और बाद में एमओए चेंज किया, यानी पहले आपने काम कर लिया जो कि एमओए में नहीं लिखा था, और उसके बाद आपने एमओए चेंज किया, तो भी नहीं चलेगा। अच्छा, एमओए चेंज करने के लिए सेक्शन नंबर याद है, मैंने आपको बताया हुआ है, सेक्शन 13। और 13 में मैंने क्या बोला था, ओआर या एसआर? एसआर। एमओए को चेंज करना मतलब एसआर है मालिक। तो यानी सपोज औकात के बाहर काम कर लिया मैंने आज, औकात के बाहर काम, पहली बात तो करना नहीं था, तो औकात के बाहर काम किया, तो कंपनी बाउंड नहीं है, क्योंकि कंपनी की औकात में वो है ही नहीं। तो कंपनी वही कर सकती है जो उनके एमओए में लिखा है। अब सवाल ये ध्यान रखना, ये पॉइंट, और इसी के ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे, इसी के ऊपर चर्चा है, बाकी बचा क्या है मेरे सिलेबस में, ये पॉइंट मेन पॉइंट डिस्कशन का है। तो सारी आत्मा ये देख लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट अपने को स्कोप मालूम पड़ता, मैंने हाईलाइट कर लिया स्कोप वर्ड, समझ में आया क्या मालिक? सेकंड सिनेरियो, इट एनेबल्स शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु डील विद कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी अगर आप क्रेडिटर हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आपने सपोज मुझे कुछ लोन दिया, मैं आपको ये मालूम होना चाहिए मेरे एमओए में ये लिखा था, ये मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। आपने मुझे कुछ रॉ मटेरियल सब दिया, वो क्या वो आप मेरे लिए कुछ काम कर रहे हो, मैं वो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कंपनी का एमओए में लिखा हुआ है, आपने वो देखना चाहिए, फिर ही ट्रांजैक्शन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट यही लिखा है, इट शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को और दोस्त डील कर रहे हैं, ओके, उस सबको मालूम होता है मेरे पावर्स क्या है और क्या एक्टिविटीज कर सकता हूं। और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमओए इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399। तो 399 के अंदर, ओके, एमओए कौन सा डॉक्यूमेंट है बेटा? पब्लिक। पब्लिक मतलब दुनिया देख सकती है। आपके सामने अपने इन्फोसिस का खोल के मतलब भाई पता किया ना। तो अभी सपोज आपको एक ट्रांजेक्शन करना है इन्फोसिस के साथ, आप उस इन्फोसिस के क्रेडिटर बन जाओगे, तो आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो किसके साथ करोगे? कंपनी के साथ। कंपनी मतलब कौन? डायरेक्टर्स, एमडी होगा, कंपनी का कोई ऑफिसर होगा, आप उससे बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो ये ट्रांजेक्शन करने का है। ओके, याद रखो पहले एमओए देखो, क्या कंपनी ये ट्रांजेक्शन कर सकती है क्या? अगर उसके एमओए में लिखा है, इसका मतलब आपने ट्रांजेक्शन किया और कल कंपनी ने पैसे नहीं दिए, आप केस कर पाओगे कंपनी के ऊपर। एल्स आप अपने पैसे भूल जाओ अगर कंपनी की औकात में नहीं है भाई, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कौन सा डॉक्यूमेंट है? पब्लिक। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए थी, ये डीम्ड है कि आपने ये नॉलेज लिया हुआ है। ओके, इसको अपन बोलते हैं कॉन्सिक्वेंटली एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी इज प्रिज्यूम्ड टू हैव ए नॉलेज ऑफ कंडीशंस कंटेन्ड इनटू इट। ओके, यानी प्रिज्यूम है मालिक, क्या है? प्रिज्यूम। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? एवरीबॉडी? अरे आवाज नहीं आ रही है यार। अरे मालिक प्रिज्यूम्ड, तोड़ बड़ी। कौन लिखा? विनोद सर ने लिखा, मां कसम। तोड़ सर, मेरे को नहीं सर। हेलो 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 हेलो, इस घाबरलं नाही हेलो हेलो हेलो। ओके मालिक, तो मालिक आपको मैंने ये बताया कि एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, और अगर आप कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि आपने एमओए पढ़ा है। कल आप क्या आके बोलते हो मैं सर हमको मालूम नहीं था क्या लिखा है, गया। ओके, प्रिज्यूम्ड है। किसने बोला प्रिज्यूम्ड है? 399। तो प्रिज्यूम्ड है कि एमओए आपने पढ़ा है। भारत माता की जय। समझा मालिक? एंड जो इन्वेस्टर है उसको पहले से मालूम पड़ना चाहिए वो किस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो 3 पॉइंट। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन, मुश्किल है ही क्वेश्चन आना, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो ये सवाल क्या है मालिक? ओके, आपको ऐसा क्वेश्चन आया, हेरा फेरी लिमिटेड है, उन्होंने एमओए बनाया हुआ है। एमओए उन्होंने कंपनी का एमओए उन्होंने आरओसी को दिया। आरओसी को देने का, आरओसी को देने का मतलब क्या करने का? रजिस्ट्रेशन। उसका ऑब्जेक्ट क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मकसद है आरओसी को डॉक्यूमेंट देने का? 3 मकसद। तो आप कीवर्ड याद रखना। ओके, पहला मकसद है पॉसिबल स्कोप मालूम पड़ता है। दूसरा पॉइंट पावर्स मालूम पड़ते हैं। पावर्स किसको मालूम पड़ते हैं? शेयर होल्डर, क्रेडिटर और जो भी कंपनी से डील करते हैं। तीसरा सिनेरियो, आपका पैसा किधर जा रहा है। ओके, आपको ये मालूम पड़ेगा, आप क्या रिस्क ले रहे हो ये मालूम पड़ेगा शेयर होल्डर को। ये 3 कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के पॉइंट रहते हैं। भारत माता की जय। समझा मालिक? आगे वाला पॉइंट मेरे को नहीं लगता बताने की जरूरत है, ये मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बता दिया मालिक। एवरीबॉडी? लेकिन इन 2 पॉइंट के बीच में एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ पढ़िए। तोड़ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है।
A company cannot depart from the provisions contained in memorandum. However, imperative may be the necessity for the departure. कितना भी इंपॉर्टेंट होने दो वो डिपार्चर, आप डिपार्चर कर ही नहीं सकते। तुम्हारी कंपनी की जान निकल जाए फिर भी डिपार्चर नहीं कर सकते। सबसे पहले किसको चेंज करो? एमओए, फिर वो काम करो। कितना भी डिपार्चर मतलब चेंज, डिपार्चर मतलब उससे हटके कुछ करना। एमओए में मैंने 10 काम लिखे थे, 10 काम से हटके मैंने लिखा था मैं क्लास के लिए काम करूंगा, मैं लाइब्रेरी लूंगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके साथ में बुक सेल चालू कर रहा हूं, जबकि लिखा नहीं था एमओए में। तो बुक सेल चालू करने के लिए बुक खरीद रहा हूं, मैं बुक खरीद रहा हूं। ओके, ये पॉइंट आपको समझना चाहिए। जो क्रेडिटर है, जो मुझे बुक दे रहा होगा, उसने पता करना चाहिए क्या ये बुक सेल मेरे परमिशन में है क्या। ओके, इसको बोलते हैं डिपार्चर। डिपार्चर किससे? एमओए से। ओके, हाउएवर, इसकी वर्डिंग पे देखो, हाउएवर इंपेरेटिव में बी, मतलब कितना भी इंपेरेटिव मतलब मेन डिपार्चर करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है, फिर भी ओके आप डिपार्चर नहीं कर सकते, बात खत्म। ओके, और वही आगे लिखा, इट कैनॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इनटू ट्रेड और बिजनेस व्हिच इज बियॉन्ड द पावर कन्फेस्ड ऑन इट बाय मेमोरेंडम। इफ इट डज सो इट वुड बी अल्ट्रा वायरस। शब्द देखो, अल्ट्रा वायरस, वायरस नहीं बोलते, वायरस मैं बोलता हूं प्रोनाउंसिएशन, अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर मतलब ओके बियॉन्ड द पावर्स। इसका प्रोनाउंसिएशन मीनिंग मतलब जो लैटिन लैंग्वेज का मीनिंग है उसका मतलब है बियॉन्ड द पावर। सो बियॉन्ड द पावर्स को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर, अल्ट्रा वायरस। आत्मा क्लियर? अल्ट्रा वायरस। आपको वापस है, मैं वायरस प्रोनाउंस कर रहा हूं लेकिन आपको समझना चाहिए स्पेलिंग क्या है, समझा? मेरा प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, अपना अलग अलग तरीके है भाई। अल्ट्रा वायरस, ओके, द कंपनी द ट्रांजैक्शन विल बी वाइड। इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे 5 मिनट के बाद। पहले 5 मिनट में एक कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, बट बिफोर दैट इधर तक समझ में आया? पहला सवाल, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए क्लियर? कौन से टेबल एमओए के लिए एप्लीकेबल है? ए बी सी डी ई एफ, ये मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा, एफ के बाद और क्या आता है? जी, जी एच आई जे के है ना, जे एच आई वो है ना, क्या है वो? एओए। और ये टेबल किस में दिए हुए हैं? शेड्यूल 1 में। मेरे ख्याल से सबको याद होगा ये, ठीक है। ओके, ये हो गया। ये होने के बाद अब क्वेश्चन आता है कंटेंट ऑफ एमओए। क्या है? कंटेंट ऑफ एमओए। तो मेरे ख्याल से कंटेंट के सबको हेड पॉइंट क्लियर है। कितने कंटेंट है? नेम, एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होगा? एड्रेस का क्या, एड्रेस डिटेल चाहिए कि स्टेट चाहिए? स्टेट। तीसरा ऑब्जेक्ट, ओके, एंड लास्ट पॉइंट कैपिटल। कैपिटल के बाद एसोसिएशन, जिसके अंदर अगर ये रहा तो नॉमिनी। आत्मा क्लियर? ओके, अब खाली याद समझ लो अपन को पढ़ना क्या है। पढ़ना 2-3 चीजें, सुनिए। पहला पॉइंट आपको याद होगा, हर नाम, जो भी कंपनी का नाम होगा वो अपने नाम के आगे क्या लगाएगा? प्राइवेट लिमिटेड, नहीं तो लिमिटेड। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड। आत्मा क्लियर? पहला पॉइंट ये लिखा है। दूसरा, अगर आपको याद होगा, कोई एक कंपनी है जिसके अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, एसोसिएशन लगाती है। कौन सी कंपनी है जो एसोसिएशन लगाती है? सेक्शन 8। याद आया? तो सेक्शन 8 कंपनी। आपका दूसरा पॉइंट ये है कि सेक्शन 8 कंपनी को अपने नाम के आगे क्या लगाने की जरूरत नहीं, नहीं क्या लगाने की जरूरत नहीं, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। और एक नोटिफिकेशन है जहां पर गवर्नमेंट कंपनी है। कौन सी कंपनी बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। आत्मा क्लियर? तो गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी नाम के आगे गवर्नमेंट नहीं, मतलब लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या मतलब लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाते। ओके, और उसके अलावा एक और एक है ओपीसी क्लास ऑफ कंपनी, मालूम है? ओपीसी में नाम के आगे क्या लगाते हैं? ओपीसी। प्राइवेट लिमिटेड रहेगी वो। अच्छा, ओपीसी कौन सी होती है? प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट ही होती है, लेकिन नाम के आगे क्या लगेगा? ओपीसी। ब्रैकेट में ओपीसी लिखा जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर? नेम कॉल लॉस का पैराग्राफ आपको याद रखना है। ओके, तो पहला पॉइंट आपको याद रख लेना, नेम क्लॉज में विद द लास्ट वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड, ओके, एंड द लास्ट वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। दिस क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8। ओके, आपको ये पॉइंट बताया हुआ है, आगे उन्होंने वही दिया। The name include phrase electoral trust may be allowed the registration of company to be found under section 8। वो आगे दिया हुआ है सेक्शन 8 के नाम पे आगे क्या क्या लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चेंबर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट एंड द लाइक एक्सेट्रा। ओके, यानी नाम के आगे ये लोग क्या नहीं लगाएंगे? लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड। याद रखना। आत्मा क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नोटिफिकेशन क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। यानी वो प्राइवेट लिमिटेड भी रही तो क्या लगाएगी नाम के आगे? लिमिटेड। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। जीपा मालिक। ओके, एंड इन केस ऑफ ओपीसी कॉट क्या एंड होना चाहिए? ओपीसी शुड बी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम।
वन पर्सन कंपनी, यूजुअली उसके ब्रैकेट में ओपीसी लिखा जाता है। भारत माता की जय। नेम को क्लोज करे, ठीक है। स्टेट वैसे ही क्लोज है क्योंकि स्टेट में कुछ है नहीं दम। ओके, ऑब्जेक्ट वैसे ही क्लोज है। ओके, ऑब्जेक्ट वैसे ही क्लोज है। सर क्यों ऑब्जेक्ट क्लोज है? क्योंकि उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट याद रखना, ऑब्जेक्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑब्जेक्ट आपको देना पड़ता। ओके सर, ऑब्जेक्ट में जो अपन देते हैं, ओके ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट क्लियर कट रहता है कि ऑब्जेक्ट के बाहर जा नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसके ऊपर याद रखिए। ओके, ये छोटे से पैराग्राफ की तरफ देखिए। इफ एनी कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटी विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स name, it shall change its name in line with activities within a period of from the change of activities after complying with all provisions applicable to change in name। यानी ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को चेंज किया, ओके कौन सा ऑब्जेक्ट? मेन ऑब्जेक्ट। देखो आप कंपनी का दो ऑब्जेक्ट समझ लो, एक है मेन ऑब्जेक्ट, एक है एंसेलरी ऑब्जेक्ट। एंसेलरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? 1760। मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टीचिंग। टीचिंग के साथ एंसेलरी ऑब्जेक्ट बहुत हो सकते हैं, बुक सेल होता है, लाइब्रेरी होगी, ओके और कुछ क्लास हो गए, किसी और के साथ कुछ पॉइंट होगा, क्लासेस भी रन कर सकता हूं मैं, एंसेलरी ऑब्जेक्ट है। तो दोनों लिखे रहते हैं एमओए में। कौन सी दोनों लिखे रहते हैं? मेन एंड एंसेलरी। सारी आत्मा इधर, दोनों लिखे रहते हैं मालिक, दोनों लिखे रहते हैं, दोनों लिखे रहते हैं। तो पॉइंट है, फर्क क्या है? सिर्फ आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है और कंपनी का नाम है ना, वो मैच होना चाहिए, अलाइन होना चाहिए। अरे कंपनी के ऊपर कोई भी देखेगा तो देखेगा। अब मेरे को बताओ, एज्यूम करते हैं, मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा अभी रिलायंस इंडस्ट्री, क्या वो फाइबर, जियो फाइबर लाइन दे रही है? ओके, अब देखोगे तो वो जियो फाइबर लाइन देना, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना उनके एंसिलरी ऑब्जेक्ट है। और अभी थोड़े टाइम पहले, 1.5 महीने पहले या 2 महीने पहले, आपने नोट किया, मालूम होगा तो, नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने वो जियो का कॉन्टेक्स्ट एक अलग ही कंपनी बना दी, डीमर्जर कर दिया, यानी अपने में से निकाल दिया और उसकी एक अलग कंपनी बना दी, जियो फाइबर। तो अभी रिलायंस इंडस्ट्री में जियो नहीं है, जियो फाइबर अलग कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री अलग कंपनी है। अब टेक्निकली स्पीकिंग इसका मतलब इनको समझ में आ गया, जियो इज बिकमिंग ए मेन बिजनेस। तो वो मेन बिजनेस है और रिलायंस इंडस्ट्री का नाम बदलना चैलेंजिंग होता था। तो ये टेक्निकली उन्होंने डीमर्जर किया ताकि उन नई कंपनी के सामने वो मैच हो। कौन सा वाला? नाम। तो सर कल उठ के सपोज मैं जियो फाइबर चालू करता, एग्जांपल बोल रहा हूं, फाइबर लाइन चालू करता हूं और मेरा अभी भी एटी एकेडमी कंपनी का नाम है, या एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रोफेशनल एकेडमी टीचिंग का है, ओके, और हम क्या चालू कर रहे हैं साथ में? फाइबर। और फाइबर बिकम ए मेन बिजनेस, टीचिंग बिकम ए सेकंड बिजनेस। तो क्या करना होगा हमें? नेम चेंज करना पड़ेगा। कितने महीने में? 6 महीने में, जिस दिन एक्टिविटी आपकी प्राइमरी बिजनेस बन जाती है। अब जिस दिन ऑब्जेक्ट चेंज करते हो, और नाम ऐसे ही मन किया चेंज नहीं होता है मालिक, आप याद रखना, नाम के लिए भी आपको प्रोसेस है। कौन सा? सेक्शन 13 जैसा आपको प्रोसेस लगता है। बट नेवरदलेस ये एक पॉइंट आप याद रखना, टेक्निकली पता नहीं कोई थियरी आ जाए, कुछ उठ के आ जाए तो आपको याद आए, बस वो याद रखना कि अगर कभी ऑब्जेक्ट चेंज किया और ऑब्जेक्ट और नेम मैच, तो क्या करने का? 6 महीने के अंदर नाम चेंज करना चाहिए जो किसके साथ मैच हो? ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं वापस बता रहा हूं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट? एंसेलरी या मेन? मेन ऑब्जेक्ट। एंसेलरी में 1760 हो सकता है, मैं वापस बोल रहा हूं, एंसेलरी ऑब्जेक्ट का। भारत माता की जेबा क्या मालिक? अगला पॉइंट, ओके, ऑब्जेक्ट क्लॉज जेबा। मेरे ख्याल से बेवड़े, अच्छा नहीं, तुम बहुत 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 ऐसे स्ट्रेसफुल हो, नो वरी, ठीक है, शांत। लाइबिलिटी क्लॉज, ओके अमित, लाइबिलिटी क्लॉज समझ में आ रहा है? यस सर। ओके समझ में आ रहा है ना तेरे को? यस सर। लाइबिलिटी क्लॉज वी हैव डन, याद है तेरे को? लाइबिलिटी में लिमिटेड बाय शेयर्स होगा तो उस कंस में ये होगा, ओके। और अगर लाइबिलिटी गारंटी है तो मालूम है अगले 1 साल तक, याद है ना? हाँ याद है, बरोबर हो गया, अपन ने लिखा है, देख मार्क किया था मैंने, याद है? वो लायबल रहेगा। यस परफेक्ट। ओके हमें तेरे को कैपिटल क्लॉज याद है क्या? नंबर ऑफ शेयर्स लिखने थे, कितने अमाउंट का है, नंबर उसके साथ सब्सक्राइबर है, उन्होंने कितना लिया, उनके नाम के आगे लिखना पड़ेगा, 1 शेयर 2 शेयर जितना भी लिया होगा, हाँ ओके, डिवाइड इनटू शेयर, फिक्स अमाउंट है, नंबर ऑफ शेयर्स है, सब्सक्राइबर के नाम के कितना उन्होंने लेने का एग्री किया हुआ है, उनके नाम के आगे अपोजिट में लिख लीजिए। लेकिन कितना भी रहा तो मिनिमम शेयर कितने लेने चाहिए? नॉट लेस देन 1, ये होना चाहिए। समझ में आया मालिक? आत्मा क्लियर? ठीक है, हाँ बराबर नाम है। हाँ नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, यू आर रिलैक्स। ये देखो, अ कंपनी, ये हाईलाइट करो, कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल नीड नॉट टू हैव दिस क्लॉज। खत्म है, क्लॉज की जरूरत ही नहीं है। नहीं, जनरल पब्लिक को रिफर करने की जरूरत नहीं, खत्म। ओके एसोसिएशन क्लॉज देख लीजिए भाई। ओके एसोसिएशन, कौन सब्सक्राइबर है, ओके उसके बारे में बताया जाएगा। और कब से, मैं वापस बोल रहा हूं, जो भी सब्सक्राइबर होगा कम से कम कितना शेयर लेगा? 1, कभी शेयर को ब्रेक नहीं किया जाएगा।
तो इन द डिजायर ऑफ सब्सक्राइबर टू बी फॉर्म्ड इनटू कंपनी द मेमोरेंडम शैल कंक्लूड विद एसोसिएशन क्लॉज. कंक्लूड मतलब एंड विद एसोसिएशन क्लॉज. Every subscriber to memorandum shall take at least one share and shall write against his name the number of share taken by him. अगर ये देखोगे आपका सेम क्लॉज ही हुआ ऊपर वाला, याद आएगा मालिक? ठीक है, अगला पढ़ाओ. अगला नाम किसके लिए है? नॉमिनी. मेरे ख्याल से इसको भी बताने की जरूरत नहीं है, क्लोज करें इसको. ठीक है मालिक, बढ़िया. ओके सर, एमओए क्या प्रिंटेड होना चाहिए? आंसर इज यस. तो आगे दिया हुआ है प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ होना चाहिए, नंबर कंसेक्यूटिवली पेजेस एंड साइंड बाय एटलीस्ट. कितने जन ने साइन करना चाहिए? 7 और 2 इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 1 इन केस ऑफ ओपीसी. मतलब क्या ही है? एमओए सब्सक्राइबर्स, तो कम से कम कितने जन ने साइन करना चाहिए? 7, 2, 1. इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस who will attest their signature. The particular about signatories to memorandum as well as witness as to address, description, occupation must also be entered. Witness चाहिए. भारत माता की जय. लेकिन मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, अगर कोई अनएजुकेटेड पर्सन है जो अंगूठा छाप है सपोज, तो वो क्या करेगा? अंगूठा लगाएगा. और कोई तो उसके सामने उसकी जो भी साइन पंचायती साइन भी वो रहेगी. कोई बाहर वाला बंदा है, अभी वो बाहर वाला है और उसने उधर से बोला मैं लेने वाला हूँ, तो अभी साइन कैसे करेगा? वो खाली साइन करने के लिए क्या यूएस से इंडिया आएगा? नहीं. तो फिर क्या करेगा? उसका पावर ऑफ अटर्नी किसी को देगा, फिर इंडिया में पावर ऑफ अटर्नी वाला जो है वो साइन करेगा. ये सब रूल्स के पॉइंट है. तो इधर ये कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने बस सिग्नेचर करने बोला हुआ है. आत्मा क्लियर? पेन के साथ बाद में खेल, पढ़ ले पहले. कंपास के साथ भी बोल रहा हूं. ओके, तो भारत माता की ये वाला क्लियर मालिक? ठीक है. अब बहुत बहुत समझदारी वाली बात है. ओके, थोड़ी देर, एक 10 मिनट का आपका समझ लूंगा मालिक. ओके, 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम के लिए. इसके बाद आर्टिकल का स्टार्टिंग का एक 10 मिनट 5-10 मिनट का पॉइंट रहेगा, लेकिन उसके बाद जो 10 मिनट रहेगा वो थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. यानी आपको मैं बता दूं 20 मिनट आप बहुत बेहतरीन वाले लेवल पे जाओगे आप, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. मेमोरेंडम साइन करने वाला सब्सक्राइबर होने चाहिए, ये तो अपने डिस्कस किया. माइनर नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए. ओके, और आपको मालूम होना चाहिए माइनर कैन नेवर बी सब्सक्राइबर ऑल्सो, बिकॉज एमओए इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर. तो माइनर कैन मतलब, कैन माइनर बी ए मेंबर? यस, बट ओनली फॉर फुल्ली पेड अप शेयर्स. एंड उसमें भी साइन कौन करेगा? गार्डियन. तो अगर बाई चांस एमओए में किसी गार्डियन ने साइन किया, मेरा माइनर है उसकी जगह गार्डियन ने साइन किया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ओके, एकदम सिंपल टर्म में आंसर याद रखना, वो गार्डियन पर्सनली लायबल रहेगा. माइनर के भी आप पे हो ही नहीं सकता लाइबिलिटी भाई. तो माइनर सब्सक्राइबर बन ही इवन गार्डियन साइन. तो अगर उसमें गार्डियन साइन किया तो पर्सनली लायबल कौन रहेगा? गार्डियन. ये ध्यान रखिए. अब सवाल मैंने आपको इतने देर से समझाया कि भाई यार ये कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट ये है कि मेमोरेंडम में जो लिखा होगा उससे बाहर आप जाओगे नहीं. ठीक है सर, तो औकात के बाहर जाओगे नहीं, इसको हम बोलते हैं. अगर औकात के बाहर आपने काम किया तो उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स एक्ट. अल्ट्रा वायर एक्ट. अब क्वेश्चन है, ये जो अल्ट्रा वायर एक्ट है, ओके, वो एक्ट को क्या हम रेक्टिफाई कर सकते हैं? आंसर इज नो. शब्द को पकड़ के रखिए मेरे, मैं वापस बता रहा हूं आपको. ओके, ये रहा मैंने तुम्हें दिया एमओए ऑफ कंपनी. ओके, एमओए में लिखा था ओके, ये कंपनी फलाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चीजें कर सकती है. तो अब क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, 399 के हिसाब से ऐसा प्रिज्यूम कर रहा है जो भी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करेगा उसने ये डॉक्यूमेंट रीड कर लिया है. कार्तिक आता है कुछ ट्रांजैक्शन करने, कार्तिक को ये एंश्योर करना पड़ेगा जो वो ट्रांजैक्शन कर रहा है. ओके, वो ट्रांजैक्शन कितने पॉइंट में बैठे? 10. और ये 10 पॉइंट में वो इंटरप्रिटेशन भी क्लियर रखे. अगर इंटरप्रिटेशन सही नहीं रखा तो भी गड़बड़ है, तो उसको क्लियरली लिखा हो ना. क्लियरली बोल रहा हूं मैं, क्लियरली बोल रहा हूं. तो इसको इंटरप्रिटेशन क्लियर रखना पड़ेगा और इसको ये बोलना पड़ेगा ओके ओके, ये दिखा, फिर वो ट्रांजैक्शन करेगा. और बाई चांस कल उठ के कंपनी ने इसके पैसे नहीं दिए, ये किसके पास जाएगा? ट्रिब्यूनल. ये किसके पास जाएगा? कोर्ट. ये कोर्ट में गया, ट्रिब्यूनल में गया. ओके, कोर्ट और ट्रिब्यूनल मेरे को ऑर्डर कर सकती है इसको पैसे देने के लिए. कोर्ट और ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? ऑर्डर कर सकते हैं इसको पैसे देने के लिए, क्योंकि इसके अंदर लिखा था कि आप ये कर सकते हो. ओके, लेकिन ये वो काम कर रहा है जो इसमें लिखा ही नहीं था. कितने पॉइंट में? 10 पॉइंट में. ओके, वो उसने ट्रांजैक्शन किया. सर आप कैसे कोई एग्जांपल बताओगे? तो बताता हूं ना, है ना एग्जांपल, ये डायरेक्ट एग्जांपल देखेंगे. ऐसा कुछ काम किया जो ये 10 में लिखा नहीं था. अब सवाल उठता है, इसने ट्रांजैक्शन किया. एग्जाम्पल ओके, मैंने ये क्लियर इसके अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा था कि मैं एग्जाम्पल मैं टीचिंग हूं तो गुड्स जो भी लूंगा टीचिंग के रिलेटेड लूंगा, ऐसा लिखा था आई कैन परचेज द गुड्स.
लेकिन मेन ऑब्जेक्ट क्या था? टीचिंग। तो आपको समझना है मैंने जो भी खरीदना हो किसके हिसाब से खरीदना है? टीचिंग के हिसाब से। आत्मा क्लियर? ओके, ये रूम है, सब कुछ है। ओके, और मैंने तुमसे सीमेंट की गोनी परचेज की। ओके, अभी आप बोलोगे सर रूम बना, क्लासरूम बनाने के लिए। ओके, कंटेंट ऐसा ऐसा नहीं हो सकता भाई। ओके, अब इसने सपोज सीमेंट की गोनी दे दी मेरे को। ओके, और मैंने वो सीमेंट की गोनी यूज कर ली, व्हाटएवर जो कंटेक्स्ट है, एग्जांपल समझो इसको। ओके, और कल उठ के मैं बोलता हूँ, कंपनी बोलती है नहीं देगी तुम्हारा पैसा। ये कोर्ट में गया, बोलता भाई यार मेरा पैसा मैंने सीमेंट दे दिया, यूज भी कर लिया इन्होंने। ओके, मेरे को मेरे पैसे चाहिए। कंपनी कोर्ट बोलती है ठीक है, उसका एमओए निकालो। एमओए देखा, बोले इसके 10 पॉइंट में तो बैठ ही नहीं रहा, तो कई के लिए तेरे को पैसे देगी वो? तूने देख के वो सीमेंट देना चाहिए था। क्लास है वो, ये सीमेंट का क्या करने वाली है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे को, अच्छा सर ऐसा कर सकते क्या, उसने सीमेंट की गोनी दी, पैसे ले लिया है, आंसर ही खत्म हो गया। ये डिस्कशन थोड़ा ना आएगा। प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई अल्ट्रा वायरस एक्ट है, कंपनी वो परफॉर्म करने के लिए मना कर सकती है। एग्जाम्पल, एक एमडी है, एक एमडी ने कंपनी का ट्रांजैक्शन कर लिया, वो ट्रांजैक्शन कर लिया, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मालूम पड़ा ये ट्रांजैक्शन औकात में नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहे ये कंपनी पैसा नहीं देगी, 1 रुपया भी नहीं देगी उसको। अब वो बंदा जिसको पैसा नहीं मिला, वो कोर्ट में भी गया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एमओए में नहीं है। समझ में कुछ आया? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? ये इंटरवेंशन, यानी ये एक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ओके, बियॉन्ड द पावर्स। ओके, अब समझना चाह रही है, ये चीज ध्यान में रखो। ओके, अब इमेजिन करो, ओके 10 पॉइंट थे, कंपनी में 10 पॉइंट थे, तुमने जो मेरे साथ ट्रांजेक्शन किया वो 11वां पॉइंट था, जो इसमें लिखा नहीं था। ओके, एमडी को मालूम पड़ा, अरे मां कसम यार झोल हो गया, 11वां पॉइंट हो गया, अरे यार इसको ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको भी मालूम पड़ा, इसने एमडी के साथ बात किया, अरे यार मरवा दिया तूने तो, अब कंपनी के पैसे नहीं मिलेंगे, मैं कोर्ट में भी जा नहीं सकता। तो एमडी बोलता है कोई चिंता का विषय नहीं है, मैं करता हूं। ओके, 15 अक्टूबर का मेरा ट्रांजेक्शन था, 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर को मैं जनरल मीटिंग बुलाता हूं। ट्रांजेक्शन कब हो चुका है? 15 अक्टूबर। मैं जनरल मीटिंग का बुलाया 22, और तुमसे एसआर पास करवाया। एसआर, एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन, और मैंने इसमें अमेंड किया। क्या अमेंड था? ये क्या था? एमओए, और इसको अमेंड किया, उसमें 11 पॉइंट ले लिया। अभी कुछ समझ में आया? फिर भी औकात के बाहर। अल्ट्रा वायरस का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अल्ट्रा वायरस का ये प्रॉब्लम है, इवन फ्यूचर में इस एक्ट को, अगर आपको शायद याद आए, ओके मैडम ने भी वो सवाल पूछा था, इफ यू रिमेंबर माइनर केस में, रेटिफाई। माइनर ने कोई एक्ट पहले किया होगा, वो वाइट था, बाद में जब बड़ा हुआ, क्या वो उसको रेटिफाई कर सकता है क्या? नहीं। उसी तरह इसमें पहले वाइट था, आगे वो रेटिफाई नहीं हो सकता, भले ही अप्रूव हो चुका होगा फिर भी। ओके, यानी मेरे को बताओ कौन से दिन एसआर पास किया गया? 22। ओके, ट्रांजेक्शन कब हुआ? 15। कंपनी कैन डिनाई द पेमेंट, एंड कंपनी का ये कुछ नहीं उखड़ पाएगा। लेकिन अगर 22 के बाद के आगे के जो भी ट्रांजेक्शन हो गए, क्या कंपनी उसको डिनाई कर सकते हैं? नहीं। ये पॉइंट समझ में कुछ आया क्या? लॉजिक नहीं, लॉजिक समझा? समझा? यानी पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, इवन दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विच वाज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, किसके अंदर नहीं लिखा था? एमओए, उसको अपन रेटिफाई नहीं कर सकते। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशन? याद आया? रेटिफाई मतलब उस टाइम पे तो वाइड ही था, लेकिन बाद में कंपनी बोलती है चलो डाल दो, स्कोप में डाल दो। ऐसा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। सुनिए मालिक, सुनिए, एकदम अच्छे से समझिए। इधर तक कहानी क्लियर है मालिक? नहीं? एवरीबॉडी? ओके, प्लीज डू अंडरस्टैंड। दूसरा एग्जांपल, अभी ये एज्यूम करो आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें कुछ काम करना है तो किसकी सिग्नेचर लगेगी। एग्जांपल हमारे आर्टिकल में लिखा था, ओके अगर लोन लेना है तो लोन लेने के लिए, ओके कार्तिक और वेदांत ये 2 जन साइन करेंगे तब लोन पास होना चाहिए, अदरवाइज लोन पास नहीं होगा। एवरीबॉडी क्लियर? कितने जन की सिग्नेचर चाहिए? 2 जन की। 2 जन की मिनिमम सिग्नेचर। ये किसमें लिखा हुआ? हमने आर्टिकल्स में। आत्मा क्लियर? हमने एक लोन ले लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्तिक का सिग्नेचर है। किसका सिग्नेचर है? कार्तिक। कौन से तारीख को? 15। मेरा क्वेश्चन है, क्या ये डॉक्टर, मतलब इन्होंने जो काम किया, क्या ये कंपनी के पावर के, क्या कंपनी लोन ले सकती है? मेरा पहला सवाल। ओके, कंपनी के एमओए में था लोन ले सकती है, तो कंपनी के बियॉन्ड द पावर नहीं है। कंपनी के बियॉन्ड द पावर नहीं है, तो ये अल्ट्रा वायरस तो है नहीं। भारत माता की समझा? ये अल्ट्रा वायरस तो है नहीं, पर प्रॉब्लम है क्या इन्होंने रूल रेगुलेशन फॉलो किए क्या? इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रा वायर। क्या बोलते हैं? इंट्रा वायर। यानी अल्ट्रा वायर, इंट्रा वायर, अल्ट्रा, इंट्रा, अल्ट्रा।
तो अल्ट्रा और इंट्रा में फर्क क्या होता है? अगर एमओए वायलेट हुआ तो अल्ट्रा, एओए वायलेट हुआ तो इंट्रा। इंट्रा मतलब कंपनी की औकात में, कंपनी की औकात में, लेकिन वायलेशन तो है कुछ। कंपनी की औकात में लेकिन वायलेशन तो है कुछ। आत्मा क्लियर? लेकिन क्या कंपनी के पावर में है क्या मालिक? मेरा क्वेश्चन है, लोन लेना जो मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ओके, थोड़ी सी और ताकत लगा लो। मैं जानता हूं तुम्हारी ठुकी हुई है, लेकिन इट्स ओके, मेरी भी ठुकी हुई है। नहीं कल मैं कल का तो पूरा मतलब कल सुबह मैं 8 बजे से लेकर रात के मतलब मैराथन मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। मतलब प्रशांत सर सुबह से चालू थे, प्रशांत सर खत्म हुआ, तुम्हारा बैच खत्म हुआ, 2 सवा 2 से मेरा चालू था, 6:30 तक था, 6:30 को खत्म किया, 7:15 को घर पे जाके मैंने ऑडिट चालू किया, 7:15 से लेकर 10:30 तक वो ऑडिट रहा, फिर 10:30 को चालू किया इंटर ऑडिट, और वो 10:30 से लेकर 11:30 को खत्म हुआ, 11:30 को सोया, 11:30 सोया नहीं मतलब बैठा, 12 साढ़े 12 हुई और सुबह वापस। तो ऐसा है। अभी आप बोलोगे सर आप पैसे कमा रहे हो, यही होगा, यही आंसर होगा तुम्हारा। तो तुम ये पढ़ाई करके क्या करने वाले हो? समाज सेवा करने वाले हो क्या? नहीं ना, नहीं। गार्डियन, क्या गार्डियन? गार्डियन, अरे वही मैं बोल रहा हूँ, तो तुम्हारा भी एजेंडा वही है, और तुम उस एजेंडा के लिए करो। अगर तुमको दूसरा मोटिवेशन नहीं आता, सालों कमाओगे क्या? अपन ये सोचो, दूसरा सोचो। अगर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं आता, मैं क्यों मरवा रहा हूं? अबे पागल, मतलब मैं 40वें साल में मरवा रहा हूं यार। तेरा उम्र आधा है मेरे से, 42 है मैं, तुम्हारे आधे पे है यार, आधे से भी कम है। और साला तू बोल मतलब इतना बैठा तो, और ऊपर से तेरे और मेरे इसमें मैं पूरा दिन बड़बड़ किया, इधर की ठोकी है मैंने। और ऐसा नहीं है एक दिन का चल रहा है, तो ये शेड्यूल देख ले, और मेरा यूट्यूब चैनल तू सब्सक्राइब कर ले, मैं लिंक भेजता, तू देख। ओके, तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस तू देख, उस पेज पे जाके देखेगा भाई, तो तेरे को मालूम पड़ेगा। ओके, ये पॉइंट है। तो भाई टेक्निकली ओके ये ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा कभी कभी करना पड़ता है यार, कभी कभी। मैं भी मरवा ही रहा हूं, मेरे भी टारगेट्स है कि भाई यार, मेरे मैराथन के टारगेट्स है नवंबर 23 के लिए, एग्जिस्टिंग बैचेस है जो मई 24 की चल रही है वो भी चल रही है, फाइनल ऑडिट की चल रही है, मई 24 की चल रही है। सब लोग का ऐसा ही हालत है, और सीए बनने के बाद दूसरे वैसे तेरी हालत ऐसी होने वाली है। तो क्या ऐसे हर टाइम रोता रहेगा? तो ऐसे हर टाइम सड़ा हुआ मुंह रखेगा? ऐसा नहीं है। अरे कभी कुछ परमिशन कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, खाने वाने का। मैडम ने बोला भाई अरे अरे क्या, कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि साला पूरा दिन उनको काम हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा खाने का। मेरा इतना मन करेगा इतना कुछ करने का। अभी तो मतलब विनोद सर का टाइम ब्रेक मिल गया, इसके लिए मैं मतलब आराम से मैं गया, होटल में गया, खाया। मैं पहली बार मतलब बहुत दिन के बाद मैं मतलब अकेला बैठ के कुछ खा रहा हूँ अच्छे से, थाली दे। हाँ भाई, अदरवाइज इधर मैं विनोद सर बोले मैं 12:15 होगी मेरे को, ओके तू थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे चालू करेगा, मेरे को ऐसा बताया। जब 11 बजे का ब्रेक, तब मेरा मतलब आया, तो मैं बोला ठीक है, फिर मैं बोला आज बाहर जाके खाता हूँ। मैं बोला इस रूम में खा खा के मैं पक गया हूँ, वो रूम में काका लाते मैं वैसे ही खा रहा हूँ। मैं क्या एजेंडा वैसा क्या रहता, पर रहता वैसा। जिस दिन मिल गया गैप निकाल कर लेने का, नहीं मिला तो नहीं। किस दिन सोने को मिल गया उस दिन सो जाने का, नहीं मिला तो नहीं मिला, ऐसा है। और जनवरी के बाद सोना ना यार, 10 जनवरी के बाद जितना सोना उतना सोना। और तू बोलेगा हाँ 6, अरे मैं 10 बोल रहा हूँ। 6 के बाद क्यों नहीं? अरे 6 से 5, 6, 7, 8, 9 को तो नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि तेरा एडेप्टिव सिनेरियो वो रहेगा, क्योंकि तेरे को ऐसा रहेगा काम ही नहीं कुछ, इसलिए तेरे को समझ में नहीं आएगा वो क्या रहा है। तो आज मरवा रहा है पूरा दिन, ओके एक दिन इमेजिन कर कुछ भी नहीं है, तेरे को लग रहा है क्या है, विनोद सर किधर है? मालूम पड़ा वर्चुअल चालू करके बैठ गया। हाँ। फिर बाद में अरे यार ये तो गलत कर दिया मैंने, वहां का बंद कर। मोटिवेट रहो यार, हर चीज रहो यार। अरे बहुत किस्मत से तुमको ये बहुत सारे एफर्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें किस्मत से मिलती है मालिक। मालिक एजुकेशन भी बहुत किस्मत से मिलता है, ओके। और अगर मिलती है, चीजें मिलती है, तो उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो यार, ठीक है। ओके ऐसा है। तुम बोलोगे सर क्या यूटिलाइज करें, ठीक है, फिर देखो तुम्हारा एटीट्यूड है, ओके ऐसे ही मर जाओगे एक दिन, और क्या। एक दिन आया मैं बिक जाएगा माती के बोला, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही होगा एक दिन। एक होना क्या है आखिर में, ओके ऐसे ही तू जिएगा, ऐसे ही तेरा 20वां साल निकलेगा, फिर ऐसे ही 25वां निकलेगा, ऐसे ही 30वां निकलेगा, 40वां निकलेगा, फिर तभी बोलेगा बच्चे है, बीवी है, ये है, ऐसे ही रोते 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 एक दिन खत्म हो गया। अगर 80-90 साल का होगा, फिर बोलेगा बच्चे बीवी नहीं है, किधर छोड़ के चले गए, ओके बीवी मतलब छोड़ के मतलब छोड़ दिया, बच्चे लोग ने निकल गए, जाएंगे अकेले अकेले अपने,
अरे ये भाई है, और बीवी तो तेरे ऐसे एटीट्यूड से तो मेरे को लग रहा है अगले साल निकलनी चाहिए, बच्चे तक तो रुकनी भी नहीं चाहिए, तुम ऐसे एटीट्यूड रखे तो। अबे यार थोड़ा तो यार चिल मारो यार, अच्छा रखो यार, मोटिवेट रहो, अच्छे से काम करो मैन। ओके, और अच्छे से मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ यार, कुछ पॉइंट है। और उसमें भी एक ऐसा है कि मैं पढ़ाने वाला भी चोमू है, ये भी एक क्वेश्चन पॉइंट है। हो सकता है मैं पढ़ाने वाला चोमू है तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, अरे साला मैं इधर बड़बड़ करे जा रहा हूँ, मैं इधर चिल्ला के पूछ रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम तो साला डायरेक्शन लेस है। एमओए याद रखो, एक चीज याद रखो, जितना तुम अपना मतलब यही पॉइंट है, अब तुम्हारे दिमाग में, अब भी आधे जन के दिमाग में ये चल रहा है कल सुबह 7 बजे उठना है, मतलब 7 बजे आना है। आधे जन के दिमाग में चल रहा है अभी, ये तो चल ही रहा है, कल सुबह साला ये करंट छोड़कर कल की मरवा रहे हो। हाँ, यही है। अभी आप बोलोगे आपको क्या पता सर, नहीं पता मेरे को तो कुछ पता ही नहीं ना, मैं तो क्या, मैं गया इंस्टीट्यूट के पास, इंस्टीट्यूट ने बोला अरे अमित तत्र तू तेरे को सीए, तू सीए, फिर बाद में सीएस इंस्टीट्यूट के पास गया, अरे अमित तत्र तू चल सीएस, फिर डीसा, और तू, अरे अमित तत्र तू ऐसा। ए, हाँ देखो, जेन्युइन बात सुनो, देखो लाइफ में एक ही चीज समझो, लाइफ में हार्डवर्क होता है और मरवाना पड़ता है, ओके, और फिर देन रिजल्ट्स का मजा आता है, बिना हार्डवर्क के रिजल्ट्स मिलाना वो वेस्टेज होता है। ओके, एक आदमी रहेगा, आदमी को एक कुछ धन मिल जाएगा, गड़ा हुआ धन मिलेगा, या किधर से प्रॉपर्टी मिल जाएगी, किस्मत से मिलेगी, कोई एक घर वालों ने खानदान ने रखी होगी, पूरी जिंदगी दारू पी के बेवड़ा मार के निकल जाएगा और अपने एटीट्यूड में रहेगा, मैं बहुत शानदार शानदार, लेकिन बाकी सब लोग उसको चू बोलते हैं। ओके, उसके सामने नहीं बोलते होंगे लेकिन आप लोग अपन बोलते हैं। ओके, और एक आदमी है जो दिन भर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो तोड़ कमाता है और वो अपना खर्च करता है, उसको आदमी बोलता है इसकी जैसी जिंदगी होनी चाहिए, ऐसा है। तो ये फर्क है मतलब दोनों इसमें, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं भाई यार ऐसा है, ऐसा नहीं, आराम से पैसे का, आराम का पैसा हराम ही है, ये याद रखो। जब मैं ये इतना करने के बाद फिर कुछ अकाउंट में क्रेडिट हुआ ना तो मजा अलग रहता, कुछ नहीं किया और अकाउंट में क्रेडिट होना, वो अलग कंटेक्स में, पर कुछ नहीं किया मतलब अपने एफर्ट्स के रिपील कर बेनिफिट्स रीच करना, वो भी तो अलग ही चीज है। सब करो यार, तोड़ करो मालिक। तुम बहुत कौवे बच्चे हो रहे, तुम अभी अभी एंटर किए, पर इसको तुम अपना एटीट्यूड ऐसे मत रखो, तुम अभी ऐसे करोगे तो इंटर फाइनल यार इसे भी वर्स्ट मरवाना पड़ेगा रे, सच्ची में बोल रहा हूँ। और मैं मतलब रितिका को जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे ही तुमको बोलूंगा, रितिका मेरी डॉटर, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ तुमको, अरे मैं उसको भी यही बोलता हूँ कि कभी वो कल बोल रही थी, कल बैडमिंटन के क्लास को गई नहीं, मैं तो कल रात को लेट में था, गई नहीं बाहर, वो बाहर बैठी थी, क्लास को ही नहीं गई, बोले क्यों, मेरा सर दुख रहा था, बोले सुबह से क्लास है, मैं बोला यार जाने का है ये, बोले पूरा दिन आज वो डांडिया भी खेलना था क्लास स्कूल में, उसके बाद वो उधर का भी कुछ तो स्पोर्ट्स था, अरे पर जाने का, अरे ठीक है ना, सर दुख रहा है ना, निकलने का, अरे काम करते रहने का आदमी ने। तुम जिस दिन आराम कॉन्सेप्ट समझा ना, तुम एक प्रिंसिपल समझ लो, बेड पकड़ोगे, बेड, ओके, इसीलिए आदमी ने रिटायर नहीं होना चाहिए, और अगर रिटायर होना भी चाहता हो अपने बिजनेस मॉडल से तो वैसा रिटायर होना चाहिए, अपने पैशन के लिए कुछ करना चाहिए, तो आदमी का सर्वाइवल आगे है, अदरवाइज ये सीन है। तो आप कितना आराम करने का सोच रहे हो यार, ठीक है, और मेरे को बताओ क्या ऐसा हर दिन आता क्या, 2-4 दिन ऐसे रहेंगे, 2-4 दिन, अरे विनोद सर 2-4 दिन ऐसे करेंगे, 2-4 दिन के बाद तो तीसरे चौथे दिन तो तेरा वापस रिलैक्सिंग मोड ही चालू होगा ना यार। तो समझा कि मेरा इंट्रोडक्शन ऐसा है। और चल वर्स्ट केस, चल वर्स्ट केस, विनोद सर ने तेरी ऐसी मारी भी क्या, 9 नवंबर के बाद मार सकते हैं क्या, 10 दिसंबर 10 नवंबर के बाद मार सकते हैं क्या, नहीं दिवाली है वो, अरे दिवाली में तो क्या वो भी तो फटाके फोड़ेगा ना, अरे यार सर भी तो मतलब आप समझ रहे हो, मतलब अगर वर्स्ट केस, चलो सर ने नहीं भाई, सर ने पूरा कितना टाइम, अरे इतना निकालना ना, ये निकाल लेंगे ना यार, मस्त है यार, इंटर करो, पढ़ाई करते वक्त कुछ अपना वैल्यू एडिशन करो लाइफ में यार, नहीं तो क्या होएगा। बाकी तो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी पॉइंट है, तुम्हारी लाइफ की जिम्मेदारी तो मेरी है नहीं, ऐसा टेक्निकली मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे पास आता है एज ए स्टूडेंट, उसकी कुछ ना कुछ हद तक जिम्मेदारी मेरी होती है। और मैं अपन मुंहफट आदमी है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई आगे बोलेगा सर ऐसा कैसे बड़बड़ कर रहे हैं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, अपन खुद क्रिएटेड पर्सन है, तो ये सारी चीजें लाइफ में से गो थ्रू कर चुका हो रहे हैं, ये मतलब ये जो तुम्हारा फेज है, फिर उसके आगे का फेज आएगा, वो सब सब फेज जा चुका है, उसे वर्स्ट वर्स्ट फेज अपन निकाल चुके हैं, वर्स्ट वर्स्ट। और मतलब ये पॉइंट पे ऐसा सब स्ट्रक्चर है तो। और मैं आपको क्या बताया, सिर्फ आप अकेले काम नहीं कर रहे ऐसा,
ओके, आप अकेले, अगर आपके दिमाग में ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ही मेहनत करो ना, सबसे बड़े, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़ा तू महा क्यूट है, क्यूट नहीं है, महा क्यूट है। इट इज नॉट, यू आर नॉट अलोन हु इज डूइंग दिस सच हार्ड वर्क, टेम्पल ऑफ पीपल यार। ओके, ऐसा है। और उसके बाद घर पे जाने के बाद तो तुम सांत्वना लेते हो घर वालों से, नहीं भाई, घर वाले क्या बोलते हैं, अरे सुबह से बेटे बेटी बेटी क्लास गया है, तो भाई आज सुबह जल्दी आया क्लास को, अभी रात को जब दोपहर के शाम के बाद जाएगा तो घर पे बोले ये, अरे यार सुबह से बैठे मेरा बेटा, ले भाई, ऐसा है। और जिसके इसमें नहीं है तो इसके मतलब इसके पापा में एकदम जबरदस्त जबरदस्त है, खत्म। और जिसका है तो इसका मतलब ठीक, मतलब ऐसा ही चल रहा है भाई। तो भारत माता की जय। एमओए के औकात के बाहर जाओ मत। एमओए के औकात के बाहर गए तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा। और एओ की औकात के बाहर गए तो, पर एओ औकात नहीं है ना, ये रूल्स है। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरे को बताओ, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मेरे को बताओ क्या मैं लोन ले सकता था, लेकिन मेरे को लोन लेते हुए कितने जन की साइन चाहिए थी, 2, लेकिन साइन कितने की, समझ में आया। इसको बोलते हैं इंट्रा, क्योंकि आर्टिकल को वायलेट हुआ है, लेकिन एमओए के अंदर है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा। मेरे ख्याल से झेपा क्या मालिक। अब इसकी एक कहानी समझ लो। अल्ट्रा में मैंने आपको क्या बताया, अगर इवन रेटिफिकेशन किया तो भी पॉसिबल नहीं है, पर इंट्रा में ऐसा नहीं है। इंट्रा में रेटिफिकेशन इज पॉसिबल, यानी इंट्रा में बाई चांस ऐसा हुआ ट्रांजेक्शन, ऐसा कुछ हुआ, ऐसा ट्रांजेक्शन समझाना, कितने से साइन किया, एक। ओके, और कंपनी के डायरेक्टर को लगता नहीं है ट्रांजेक्शन क्लोज करना ही है, तो वो मेंबर को अप्रूवल करके बोल सकता है, या लेटर ऑन रेटिफाई करवा सकता है कि ये 2 सिग्नेचर करवा ले। पॉसिबिलिटी है, रेटिफिकेशन ऑप्शन अवेलेबल है, किसमें, पर इंट्रा। पर किसमें रेटिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, अल्ट्रा। तो नहीं, मेरे को बताओ क्या वायलेट हो गया, तो ठुक ही चुकी है एमओए, और क्या वायलेट हुआ तो ठुक, मतलब गलत है, गलत है, लेकिन उसको रेक्टिफाई करने का ऑप्शन है। एओए, आत्मा क्लियर, ठीक है, इधर तक समझ में आया, ठीक है। ओके, 5 मिनट इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। ओके, ये एओए दिया, एओए में लिखा था, ओके मैं वापस बोल रहा हूं, एओए रेटिफाई किया जा सकता है, यानी इंट्रा को रेटिफाई किया जा सकता है, जरूरी नहीं है रेटिफाई होगा ही, करना है तो कर सकते हैं। ओके, सुन ले बात। ओके, अपने एओए में लिखा था दोनों की सिग्नेचर। ओके, एओए, अब एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसी तरह एओए भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एमओए और एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है। झेपड़ा के मालिक, ठीक है, मेरे ख्याल से एवरीबॉडी एग्री ना, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है सेक्शन 399 में, इसका मतलब प्रिज्यूम्ड है कि कंपनी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसने ये पढ़ा होगा। ओके, अब समझना चाह रहा हूं, मैं लोन दे रहा हूं कंपनी को, आपकी कंपनी है, मैं लोन दे रहा हूं, आपके एओए में लिखा था ये 2 साइन करेंगे, लेकिन लोन लेने के पहले आप लोगों का ओआर पास करेंगे, फिर ही लोन ले सकते हैं। किसमें लिखा था पर ये, आर्टिकल। तो आर्टिकल में क्या लिखा था, लोन कंपनी ले सकती है क्या, हाँ, किसमें लिखा था ये, एमओए। लेकिन रूल क्या दिया था, लोन लेने के पहले कंपनी ने क्या पास करना चाहिए, ओआर, और उसके बाद कितने जन ने साइन करना चाहिए, 2 जन ने। झेपा मालिक, ठीक है। ओके, अब ये दोनों आए, मैं बात करूं, मैं बैंक हूं। ओके, मैंने बोला सर लोन लेना है। ओके, मैंने आर्टिकल देख लिया, मैं बोला ये है। अब टेक्निकली समझिए करो, ये दोनों बंदे बैठे हुए हैं। ओके, तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट है, लोन के पेपर है। अब लोन के पेपर तुम साइन कर दो, दोनों जन ने साइन किया, साइन कर, साइन कर, इसने साइन कर दिया, दोनों साइन कर, दोनों साइन कर, लोन के पेपर करना है, करना साइन। कार्तिक ने साइन कर दिया लोन के पेपर, कार्तिक ने साइन कर दिया, यानी ईएमआई चुकाने वाले आगे। और भाई वेदांत ने भी साइन कर दिया, लोन के पेपर साइंड है, ठीक है, लोन के पेपर साइंड है। ओके, ये है। मैंने पूछा, ओके कार्तिक, वेदांत, ओके आप लोग ने ओआर पास किया क्या, क्योंकि एओए में लिखा था। इन्होंने बोला हाँ, जबकि नहीं किया, इनको पैसे अर्जेंटली चाहिए थे। झेप रहा है क्या मालिक। ओके, ये बोले हाँ, मैंने ज्यादा देखा नहीं, क्योंकि मेरे को क्या, मेरे को तो डॉक्यूमेंट है, साइन है, 2 साइन देखा था और देख लिया, और ये बोले ओआर है। ओके, अब मैंने इनको लोन दे दिया, ये लोन दिया, ओके पैसे दे दिए, अब ये यूज कर लिए, ये ले पैसे, ले 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 हावड़े ले, तो ये पैसे दे दिए, अब ये यूज कर लिए, यूज कर लिए, समझना करो, ये यूज कर लिए। ओके, महीना भर हुआ, मैं बोला मेरा ईएमआई, ओके मेरा ईएमआई, ये बोले कौन सा ईएमआई, मैं बोला लोन दिया था, पेपर है मेरे पास, एग्रीमेंट है। बोले भाई साहब, आपने जो लोन दिया ना, उसके लिए आपने चेक करना चाहिए था ओआर पास है कि नहीं है। ये दोनों ही बोल रहे। मैं बोला हे चोमे, तुम बोले थे, तो बोले भाई अल्ट्रा वायरस इंट्रा वायरस दोनों है, मतलब इंट्रा है ना, ये अल्ट्रा नहीं है, पर इंट्रा तो है ना, तो इंट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल किया जा सकता है। मैं क्या बोला, इंट्रा वायरस को रेटिफाई
किया जा सकता है, किया जा सकता है, पर जरूरी थोड़ा ना करेंगे। ये बोल रहे इंट्रा वायरस है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल, वी विल नॉट पे दिस लोन। मेरी ठुक गई, मेरी ठुक गई मालिक, अभी अब क्या करूं, मेरे तो गड़बड़ हो गया। ओके, प्रॉब्लम है। अब मेरे को बताओ इस सेल में, अब मेरे को ये बताओ, लॉजिक ये देखना। मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, ये दोनों तो लगा डाले मेरी। ओके, क्या ये इनकी इच्छा रही, क्या ये बाद में ओआर पास करवा सकते हैं? यस। अब इमेजिन करो अगर इन्होंने ओआर पास करवा लिया और लोन के रिपेमेंट कर दिए तो वैलिड हो जाएगा। ये अगर एमओए में नहीं लिखा होता तो वैलिड नहीं होता था, लेकिन एमओए में लिखा है, एओए में और एक कंडीशन थी, इसीलिए ये वैलिड हो सकता है, क्योंकि बाद में रेटिफाई पॉसिबल है, बाद में रेटिफाई पॉसिबल है। पक्का क्लियर है सबको? एवरीबॉडी? नहीं, झेपा झेपा झेपा। पर प्रॉब्लम ये है, ये करना ही नहीं चाहते ना, यही तो डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ये करना ही नहीं चाहते, ये पेमेंट ही नहीं करना चाहते। अब मेरा ऑप्शन क्या है, मैं कैसे करूंगा? गला तो नहीं पकड़ सकता, किधर जाऊंगा? कोर्ट। कोर्ट, कोर्ट, ट्रिब्यूनल पे शेयर होल्डर क्रेडिटर गया कोर्ट के पास, किसके पास? ट्रिब्यूनल में। मेरे को लेना देना नहीं, अपन जाएंगे साला जज साहब, ट्रिब्यूनल का जज पे विश्वास नहीं अपने को। कोर्ट में चला गए, कोर्ट में बोला, कोर्ट लिए इनको लोन दिया था मैंने और लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे। कोर्ट ने बोला ओके, दोनों पार्टीज को बुलाओ। मैं गया कोर्ट में, ये लोग भी गए कोर्ट में। ओके, क्वेश्चन आया, ओके तुमने आर्टिकल पढ़ा था? मैंने बोला हाँ सर। तो ये बोले पढ़ा था। ओके, अब सवाल ये है, क्या तुमने 2 साइन ली? मैं बोला ये देखो सर 2 डॉक्यूमेंट है, कार्तिक भी साइन है और वेदांत की भी साइन है। ओके ओके, क्या ओआर तुमने चेक किया? मैं बोला देखो सर, मेरे को ओआर चेक करना पॉसिबल नहीं, अगर मैं हर जन का ओआर चेक कर, मेरे हिसाब से जिससे मैं रोज ट्रांजेक्शन कर रहा हूं और उसने अगर बोल दिया ओआर पास्ट है, तो मैं इनसाइड मतलब अंदर और क्या घुसूंगा यार कंपनी के? ये सब काम मेरा है क्या? मेरे को जिससे मैं डील कर रहा हूं बोल रहा मेरा सब पॉसिबल हो चुका है, मेरा डील करना बहुत मुश्किल है। फिर तो ऐसा हुआ तो कभी डील ही नहीं होगा कंपनी का, क्योंकि जिससे मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं उसमें तो विश्वास करूंगा ही ना मैं। तो कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्शन दिया, यानी आर्टिकल की औकात के बाहर है और आपने उसको रेक्टिफाई नहीं किया। प्रॉब्लम ये है, अभी इसमें तो मेरा ये कैंसिल ही होना था। ओके, ये इंट्रा वायरस माना जा रहा था, पर इंट्रा वायरस के लिए और एक अल्ट्रा के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? अल्ट्रा। अल्ट्रा औकात के बाहर काम है, लोन नहीं दे सकते थे, कंपनी लोन नहीं ले सकती थी। ये पढ़ा क्यों नहीं चोमिया तू? इंटरनल रेगुलेशन का कुछ इशू है। किसका इशू है? इंटरनल रेगुलेशन के कुछ इशू है। रेगुलेशन मतलब अंदर कुछ रेगुलेट करना था, और तुमको बाहर वालों को कैसे मालूम पड़ेगा इंटरनल अफेयर्स कैसे चल रहे हैं यार? तो इंटरनल रेगुलेशन का, अफेयर्स का मालूमात होना मुझे जरूरी नहीं है। तो इसका और एक डॉक्ट्राइन आया, और इसको अपन 2 डॉक्ट्राइन में डील करेंगे। ओके, सबसे पहला जो डॉक्ट्राइन होगा वो होगा डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, और दूसरा और एक है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ओके सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? अच्छा, पहला पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसका आंसर मेरे को दो। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस मतलब क्या? एक बार एमओए के बाहर है, कंपनी उसको रेटिफाई, इवन अगर रिजोल्यूशन पास किया होगा, इवन आफ्टर एमओए अमेंड किया होगा, तो भी रेटिफाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो औकात के बाहर था। ओके, लेकिन इसी के अंदर मैंने ये भी समझाया, एओए के औकात के बाहर है, क्या उसको रेटिफाई किया जा सकता है? यस। लेकिन एओए की औकात के बाहर भी है तो भी प्रॉब्लम तो कॉन्सेप्ट इंट्रा वायरस ही है। इंट्रा वायरस भी तो भाई यार कंपनी कैंसिल कर सकती है, लेकिन अरे ऐसा करना मां कसम क्रेडिटर्स लोग की वाट लग जाएगी। फिर क्रेडिटर लोग को सपोर्ट करने के लिए आया एक डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है भाई साहब, ओके, अंदर के अफेयर्स एक्सटर्नल पार्टी को मालूम होने की जरूरत नहीं है। यानी अंदर मतलब देखो क्या है एट द कॉन्टेक्स्ट, आपको समझना शुरू करो। मेरे को बताओ ओआर पास किया कि नहीं किया? ओआर पास किया कि नहीं किया? इसमें मेरे को क्या कंसर्न है? अभी मेरे को तो साइन है, सिग्नेचर दिख रही है और उसने हाँ बोल दिया, मैं तो इसके डील कर रहा ना। इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में क्या क्रेडिटर का पैसा वापस मिलेगा? यस। अब मेरे को बताओ, मेरे को पैसा मिलेगा? यस। इसको बोलते हैं टर्क्वेंड रूल। क्यों बोलते हैं टर्क्वेंड रूल? क्योंकि ये केस जो मैंने आपको समझाया ये टर्क्वेंड का था, रॉयल ब्रिटिश बैंक एंड टर्क्वेंड। एक लिक्विडेटर का पॉइंट है, मैं डिस्कस करता हूं, उसके लिए लॉजिक याद रखना। ओके, अभी तक 1-2 मिनट आइए, आइए इधर। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझा मालिक? तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? अगर आउटसाइडर कोई कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो उसको कंपनी का एमओए का नॉलेज होना जरूरी है, एओ का नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी के नॉलेज नहीं हुए। ओके, और उसको जो ट्रांजैक्शन कर रहा है अगर वो बोल रहा है कि इंटरनल अफेयर्स ऑलरेडी कंप्लीट है, ही कैन रिलाई ऑन इट एंड द कंपनी इज बाउंड टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शन। कंपनी इज बाउंड टू परफॉर्म द ट्रांजैक्शन। भारत माता की जय। जेपा क्या मालिक?
ये पॉइंट है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन व्हाट इफ, थोड़ा सा और आगे जाओ, ओके और थोड़ा सा आगे जाते हैं, ओके तो और आगे क्या जाते हैं। अबे जब मैंने इनको बोला था, साइन करने दिया था, इन्होंने साइन किया ना मालिक, अरे हाय आना, इन्होंने साइन किया, साइन करने के बाद मैंने चेक किया, बोला, मैं बोला ओवर पास किया गया, ये बोलते नहीं किया। मैं बोला कर लो, ये बोलते हैं अरे भाई ओवर किया ना तो लोन नहीं ले पाऊंगा और तेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तेरे को कमीशन नहीं मिलेगा। मैं बोला छोड़ छोड़ छोड़, जानते मत ले। अब बाद में ये लोग बोलते हैं ओके इसके हम पे नहीं करेंगे क्योंकि औकात के बाहर है। अब मेरा क्वेश्चन, औकात के बाहर मतलब रूल फॉलो नहीं हुआ। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की सहायता ले सकता हूं? एक्सेप्शन टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अगर जो बंदा ट्रांजैक्शन कर रहा है अगर उसको मालूम है कि कंपनी के अफेयर सही तरह से नहीं हुए हैं, अब मेरे को बताओ फिर कैसे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की सहायता ले सकते हो? यार आपको ऑलरेडी पता है कि इधर ओआर पास नहीं किया, मालूम था ना तुम्हें, और तुम बोल रहे हो नहीं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मेरे को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा इंटरनल अफेयर्स? तो पॉइंट क्या है, अगर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की सहायता लेना है तो इसका मतलब आपको इंटरनल अफेयर्स मालूम नहीं थे, तो और मतलब इंटरनल अफेयर्स सही तरह से हुए यही आपके दिमाग में था। दूसरा सिनेरियो, ओके कितनी साइन चाहिए थी? 2 आर्टिकल्स में लिखा था, आपने देखा, ओके जब आपने लिया आपने देखा एक ही साइन है दूसरी साइन नहीं है और आपने ट्रांजेक्शन कर लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हो सकता है क्या? जो ड्यू डिलिजेंस, एक बेसिक डिलिजेंस करके एक नॉर्मल पर्सन देखना था, उसको देखना 2 सिग्नेचर दिख रही है, जो डिलिजेंस एक बेसिक डिलिजेंस करके दिखता है उसको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आत्मा क्लियर? यानी एक याद रखना, कोई भी लॉ ले लो फॉर्जरी को वैलिडिटी नहीं देता। किसको वैलिडिटी नहीं देता? फॉर्जरी। अगर फॉर्जरी वरेगा तुमको मालूम हो नहीं हो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके ट्रांजैक्शंस आर इनवैलिड, बात खत्म। फॉर एग्जांपल, ओके मेरे को कार्तिक ने दिया ये पेपर, ओके कार्तिक ने साइन की, कार्तिक की, लेकिन वेदांत की साइन को फॉर्ज किया। फॉर्ज मतलब, अच्छा फॉर्ज नहीं मालूम, फॉर्ज मतलब जाली सिग्नेचर, आपकी सिग्नेचर कॉपी करना, मतलब वेदांत ने साइन ना करके कार्तिक ने किया, इसको बोलते हैं अपन फॉर्जरी। क्या बोलते हैं? फॉर्जरी। फॉर्जरी, फॉर्जरी चोरी नहीं होती है ये, फॉर्जरी मतलब क्या है? जाली, जाली डुप्लीकेट कुछ बनाना, दैट इज कॉल्ड फॉर्जरी। ओके कोई भी चीज का डुप्लीकेट बनाना दैट इज कॉल्ड फॉर्जरी, बिना ऑथराइज के। अगर ऑथराइज डुप्लीकेट बना रहे हो तो फॉर्जरी नहीं है भाई, लेकिन अगर डुप्लीकेट बना रहे हो या साइन कर रहे हो ये फॉर्जरी होती है। यानी अगर मेरा ब्लैंक चेक तुमने ले लिया और साइन कर लिया, तुमने मेरी साइन कॉपी की तो भी ये फॉर्जरी मानी जाती है। एवरीबॉडी क्लियर? ओके तो टू बी वेरी प्रिसाइज, इसका ये कॉन्सेप्ट ये भी देखना, ओके ये शायद आपने मतलब देखने, वैलिड टाइटल मिलना, वैलिड टाइटल मिलना। अभी थोड़ा सा टेक्निकली सोच के बताओ मेरे को, ओके 2 मिनट भाई, ओके मतलब तुम्हारे हाथ में, ओके इसने सिग्नेचर जाली की है वेदांत के, और ये मेरे को बोला कि वेदांत के सिग्नेचर है, मैंने लोन दे दिया, सब कुछ हो गया, बाद में वेदांत बोलता है ये मेरे सिग्नेचर थे नहीं। मैं गया कोर्ट के पास, मैं बोला डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यही बोलूंगा मैं कि मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा इसकी जाली है? अगर कोर्ट ने इसको वैलिडिटी दे दी ना, अगर कोर्ट ने इसको वैलिडिटी दे दी ना, मैं तुमको बता रहा हूं तुम्हारा मतलब अपना पूरा कंट्री डूब जाएगा। ओके इमेजिन करो कोर्ट ने बोला नहीं नहीं डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लो, अमित का पेमेंट करो, कंपनी को बुला रहेगा पेमेंट करो, फिर तो ऐसा कल उठ के कोई किसी की भी फॉर्जरी करके वैलिडिटी ले सकता है। तो कभी भी फॉर्जरी को वैलिडिटी नहीं मिलती। यानी अगर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मुझे नहीं पता था फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जाली सिग्नेचर है, कुछ नहीं कर सकता मैं। तो सर मैं किसके अगेंस्ट कर सकता हूं? कार्तिक, कंपनी के अगेंस्ट नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्तिक के जब तो ठोकूंगा, अभी ये किसने किया, फिर मैं लोन की रिकवरी कैसे करूंगा, वो अलग इशू है, वो एक्ट का डिस्कशन नहीं है। एक्ट बोलता है तुम किसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते, कंपनी। भारत माता की समझा मैं लिख। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझा मालिक, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस समझा, तो एक अल्ट्रा वायरस है याद रखो, ओके और एक ये पॉइंट है, ओके जिसको पढ़ लेना, इजी पॉइंट है। आगे मैं और एक केस बताने का, आगे जाओ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट देखो। ओके अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में एक नाम मिल रहा है, देखो क्या मिल रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मिला क्या मालिक? डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अभी डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या? सेक्शन 399 वाला। कौन सा था सेक्शन 399? हम क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्या प्रिज्यूम कर रहे हैं, क्या आपको मालूम है ना? कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको मालूम है, ओके दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डीम्ड तुमने पढ़ा है, कल आके तू बोलेगा मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने ये नहीं पढ़ा था, ओके तो इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि तुमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है तुमने? यार क्या हो गया,
तुमने क्या पढ़ा हुआ है? एमओए एंड एओए। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक बार ये देखना, बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मींट, ओके, वो एक पॉइंट है, इट इज प्रिज्यूम्ड कि तुमने पढ़ा हुआ है। और तुमने पढ़ा हुआ है मतलब तुमने, तुम्हारे हाथ में खाली डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है, तुमने उसको रीड किया और समझा है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ में आया? ओके, तो यानी तुम इसका सहारा ले सकते हो क्या? मेरे को मालूम नहीं था, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आता है। ओके, तो ये पॉइंट है, इसका सहारा नहीं हो सकता। ओके, एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, ये वाला है, एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। नीचे देखोगे तो सबसे पहला क्या था, आपको नॉलेज ऑफ क्या था? इररेगुलरिटी। ओके, यानी आपको मालूम था कि इधर क्या हो रहा है? कांड हो रहा है। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आपको डाउट हो रहा था कि इधर कुछ होगा झोल। ओके, अगर सस्पिशन भी है तो भी आप उसका मदद नहीं ले सकते। तीसरा मैंने जो आपको समझाया, फॉर्जरी। समझ में आया मालिक? तो तीन चीजें हैं जिसमें एक्सेप्शन है। किसका ये एक्सेप्शन है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो कौन से तीन एक्सेप्शन है? पहला पॉइंट, आपको मालूम था कि इधर कुछ गलत हुआ है। दूसरा, आपको सस्पिशन था, डिलीजेंस, डिलीजेंस। ओके, सिग्नेचर नहीं है, ध्यान दे, तुम देखते तो मालूम पड़ जाता, सस्पिशन होता कि सिग्नेचर नहीं है भाई। और तीसरा पॉइंट, यहां पर क्या हुई है? फॉर्जरी। फॉर्जरी में मैं आपको क्लियर बता दूं, फॉर्जरी में कोई वे से दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको वैलिडिटी दे सके। ओके, तो ये तीन, मतलब अगर आप देखोगे डॉक्ट्राइन की बात करें तो कौन सा डॉक्ट्राइन अपने सिलेबस में है? डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एंड एक है और डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो मेरे को बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या है? ये माना गया है कि आपको एमओए एओए पता है। एवरीबॉडी क्लियर? दूसरा पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? ओके, एमओए पता है, पर एओए के जो प्रोसीजर्स है हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपका अंदर की इरेगुलरिटीज नहीं पता। और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या गया है? अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया ना। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होगा? क्योंकि आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस थी किसकी? एमओए की। तो आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए वो किसके बाहर थे? एमओए के। इवन इफ उसको रेक्टिफाई किया होगा, रेटिफाई किया होगा, तो भी वो वैलिड नहीं होगा। इसका एक बहुत बेहतरीन केस और जिसको रटना चाहिए आपने। ओके, इधर एक पेज पे आ जाइए, एक पेज पे देख लीजिए जिसका नाम है रिची रिच, मतलब मैं उसको रिची रिच बोलता हूं, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, रिची वर्सेस रिची। ये रिची ने क्या किया मालूम है क्या? रिची ने इस कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन किया। ओके, एक कंपनी का पॉइंट है, तो कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स देखो, कंपनी के फैक्ट क्या है, स्क्रीन पे देख लो या तुम्हारे पास देखो। ओके, पेज नंबर क्या है? 5.27 पे। तो एशबरी, तो मेन ऑब्जेक्ट क्या थे कंपनी के? टू मेक और सेल और लेंड और हायर रेलवे कैरेजेस एंड वैगन्स, टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, टू परचेज लीज और सेल और वर्क माइंस मतलब मालूम है ना, कोल माइंस वगैरह। एंड लास्ट पॉइंट, टू परचेज एंड सेल्स एज मर्चेंट्स और एजेंट्स ऑफ कोल, टिम्बर, मेटल। ये कंपनी ने रिची को एक काम दिया सर, कौन सा? रेलवे लाइन बिछाने का। कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला रेलवे लाइन बिछाने का, तो कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड किया किसको? रिची को। काय के लिए? रेलवे लाइन बिछाने के लिए। अब सवाल ये था, ये ऑब्जेक्ट में रेलवे लाइन बिछा सकती है ये कंपनी, किधर लिखा है? कहीं पर भी नहीं है। ओके, तो फिर रिची को भी ये पूछा गया, तेरे को तो लिखा ही नहीं था। सुन मेरी बात, रिची को भी ये बोला तेरे को तो लिखा, तो रिची बोलता है मैंने ये ना पहली लाइन में तो देखो, मेक सेल लेंड हायर रेलवे कैरेजेस है, लाइन थोड़ा ना है। ओके, और वेगन्स मतलब मालूम है ना, डब्बे, कैरेजेस मतलब डब्बे बनाने का काम था इनके ऑब्जेक्ट में, लाइन बिछाने का काम थोड़ा था। ओके, दूसरा, ओके, तीसरा देखो, माइंस का और रेलवे का क्या लेना था ना। और तीसरा से ना देखो, मर्चेंट एजेंट्स, कोल माइन, टिम्बर, ये नहीं है। तो रिची रिच बोला कि भाई मैंने जब ऐसा समझा, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है ना, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर इंटरप्रिटेशन मैंने ऐसा किया कि भाई ये रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। ओके, फिर जज साहब बोले चोमू, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर जो लिखा है वो इसके साथ में लिखा है। सेकेंड लाइन क्या लिखा है? टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर। यानी मेरे को तो जनरल कॉन्ट्रैक्टर किस कंटेक्स्ट में जाएगा? मैकेनिकल इंजीनियर में, क्योंकि जब वो स्टेटमेंट में दिया है तो उनका इंटरप्रिटेशन ये है कि उसके साथ में जनरल कॉन्ट्रैक्टर है। कोई भी स्टेटमेंट जब अपन लगते हैं कॉमा 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 एंड या एक्सेट्रा भी लगाते हैं, एक्सेट्रा उसके रिलेटेड होता है ना, एक्सेट्रा थोड़ी ना तुम किसी को भी लेके जाते हो। तुम बोलोगे मैकेनिकल इंजीनियर एक्सेट्रा, अब एक्सेट्रा बनने में रेलवे लाइन भी आएगी, मैकेनिकल इंजीनियर है। ओके, उसको समझाया चोमू, ये इंटरप्रिटेशन है। इसके इसमें और एक कहानी क्या हुई थी मालूम है? ये ट्रांजेक्शन कर लिया किसके साथ? रिची के साथ। किसके साथ ट्रांजेक्शन हो गया? ये आत्मा किसके साथ ट्रांजेक्शन हुआ?
ठीक है, और बाद में ना रिची को कंपनी को मालूम पड़ा, मां कसम चुम हुआ। ओके, क्योंकि इनके औकात में था नहीं। कंपनी ने बाद में एसआरबी पास किया और ये काम को उनके अपने स्कोप में वापस डाला लेटर ऑन। क्या अब वो उसको वैलिड कर सकते हैं? नहीं, ये समझा चुका इसको डॉक्टर ने, ये नीचे का पैराग्राफ वही समझाया हुआ है और यही पॉइंट है। इसको हम बोलते हैं एक कॉन्सेप्ट समझना, लॉ ऑफ एस्टॉपल बाद में। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें कवर, मतलब एक बार आप एमओए के बाहर चले गए, बाद में दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको एमओए में डाल सके। और आपको ये समझा होगा एमओए के बाहर का इंटरप्रिटेशन समझा क्या, ये 5 लाइन। ओके, रिच ने कौन से इंटरप्रिटेशन से समझा कि ये काम में औकात इसके, मतलब कंपनी के औकात में है जनरल। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, जनरल कॉन्ट्रैक्टर किसके साथ में है? अगर ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर ऊपर होता, नहीं समझा? समझा? ऊपर कौन सा, रेलवे का जब लिख रहे थे कि हमको भाई रेलवे कैरेजेस, वेगन्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर और एक्सेट्रा एंड करके तुमने स्टेटमेंट क्लोज किया यार। ओके, तो कंपनी के शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर, उनका इंटेंशन क्लियर था, इसके बाहर काम नहीं करना है। इसके बाहर काम करना होता तो एक्सेट्रा लिखते ना, या तो कुछ तो इंटरप्रिटेशन उसके सामने लिखते ना मालिक। इसलिए वो कॉन्सेप्ट वर्क नहीं किया। भारत माता की जय। झेपा क्या मालिक? एवरीबॉडी पक्का? ठीक है, जस्ट एक मिनट में और लूंगा आपका, बाकी तो मैं अपन कब चालू करेंगे? मंडे एक 10 मिनट में वापस मैं वो फॉर्मेट थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसमें, और मंडे वापस चालू करूंगा। कौन से एक्ट से? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें अपना वापस चैप्टर 1 मंडे को खत्म करेंगे। यूनिट 1 आगे का यूनिट अकॉर्डिंगली खत्म होते जाएगा। वंस दैट इज कंप्लीटेड फिर मैं अपन जाएंगे, या तो पार्टनरशिप होगा जो तुम बोलोगे वैसे कर लेंगे। उसके बाद है सोगा करना चाहिए पहले, ओके, सोगा वाला टेक्निकल पॉइंट में, और उसके बाद फिर अपन पार्टनरशिप में जाएंगे। बीच में खाली 4-5 दिन का गैप कौन लेगा? प्रशांत सर। ओके, अभी वो कब लेंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा ये डिले हुआ है 3-4 दिन, मैंने वो डिस्कस किया है, तो वो मैं थोड़ा पहले एक कॉन्टैक्ट खत्म करूंगा फिर प्रशांत सर को दूंगा। वैसे प्रशांत सर तो बोले तो मेरे को पहले दे, मैं नहीं देगा, क्योंकि अब मेरे ऊपर है, या तो हम दोनों घुसे तो मैं बैठने नहीं दूंगा उसको, मतलब फिर दोनों पढ़ना साथ में, मैं भी पढ़ाऊंगा। ओके, नहीं अगर प्रशांत सर जीत पे आए तो मैं भी आ सकता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ तुमको। तो उस दिन तो फिर कुछ कर नहीं सकते, 2 लेक्चर साथ में चलेंगे साइमल्टेनियसली, जिसको जो सुनना होगा वो सुन सकता है। एक जगह वो बता रहा होगा ओके मार्केट, ये मैक्रो माइक्रो, और मैं बोल रहा हूँ ए भाई सेल्स इधर, ओके बायर सेलर, खत्म। ओके, एक खाली एक कॉन्सेप्ट इतना समझ लेना। ओके, एक कितना कॉन्सेप्ट समझ लेना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सुनो रे, एक खाली इतना सुनो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कल वो पेपर है इस चक्कर में बता रहा हूँ, मालूम उसमें है कि मालूम नहीं पेपर का, तो और पेपर इज्जत से लिखना। ओके, बस मैं जो टेस्ट सीरीज देने वाला है उसके लिए, तो 1 मिनट सुन लीजिए और ये वापस ध्यान में रख लेना है, तो मेरे को इज्जत देना मंडे को थोड़ी सी। ओके सर, आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल में हम क्या डाल सकते हैं, एक प्रोविजन होता है उसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। मैं तुमको बोलता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट समझना, मतलब औकात के बाहर है। एंट्रेंचमेंट, क्या बोला? एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट मतलब एनक्रोचमेंट जैसा, एनक्रोच करते हैं ना, एनक्रोच करना मतलब क्या होता है? एनक्रोच करते मालूम है रियल लाइफ में एनक्रोचमेंट होता है। व्हाट इज एनक्रोचमेंट? नहीं सुना एनक्रोच? अभी यार प्रेस्टीज पॉइंट ने इतनी जगह ली है, थोड़ी सी और जगह बाहर करता है, वो थोड़ा सा बाहर रखता है, ओके थोड़ा सा और बाहर करता है। एनक्रोच करना, जगह को और दायरे में लाना, एनक्रोच एंट्रेंच सेम है। बस अब एक मेरे को बताइए, ओके सो ओ माई भाई 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 इधर मेरे को बताइए, ओके एसआर मतलब क्या? स्पेशल रिजोल्यूशन। ये ध्यान देना भाई, थोड़ा सा इधर देना भाई, तो ये भाई ऑरेंज नहीं, तेरे पीछे वाला तेरे, हाँ ये नहीं नहीं तू नहीं, इधर इधर इधर, हाँ तू ही थोड़ा सा 2 मिनट। ओके, एसआर का फुल फॉर्म स्पेशल रिजोल्यूशन है। कितना हाँ चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन में? 75%। ओके, इसका मतलब कंपनी लॉ, ये मैंने आपको बताया, कंपनी लॉ वर्क्स ऑन मेजॉरिटी विंस। टेक्निकली स्पीकिंग वैसे ही हो रहा है ना। ओके, अगर 3 जन है, 2 जन ने हाँ बोला और 1 जन ना बोल रहा है, तो ना वाले की तो इज्जत ही नहीं है। तो अब मेरे को बताओ, इधर 75% ने हाँ बोल दिया, किसी ने कोई रिजोल्यूशन पास करना था या ओआर पास करना था, तो कितना परसेंट? 50% से ज्यादा, 51 नहीं होता है, 50% से ज्यादा ओआर के लिए। अब इधर जो बचा हुआ 50% है, या इधर जो बचा 25% है, ये तो माइनॉरिटी हुआ, माइनॉरिटी कोर्ट में जाता है, हमारा तो सुन ही नहीं रहे, जज साहब बोलेंगे डोंकी मंकी गेट आउट। कंपनी लॉ वर्क्स ऑन मेजॉरिटी रूल्स, कंपनी लॉ का प्रिंसिपल ये है। ओके, अब इमेजिन करो एक शेयर होल्डर है रिलायंस, एक कंपनी में, रिलायंस है, 10% का होल्डिंग है। कितने का होल्डिंग है? अब मेरे को बताओ, उसको पूछे बिना भी रिजोल्यूशन पास हो सकते हैं, लेकिन रिलायंस चाहता है कि इस कंपनी में मेरे से पूछे बिना कोई डिसीजन नहीं आना चाहिए, मेरे से पूछे बिना होना ही नहीं चाहिए कुछ, मेरे से पूछना ही चाहिए।
ओके क्योंकि देखो एसआर रहा, मेरे को बताओ ओवर और एसआर कौन से वाले सीरियस मैटर है? एसआर, ये समझ रहा है? तो ओवर एसआर सीरियस मैटर है, पर फिर भी 25 तो आती है ना। ये जिसका 10% है वो बोल रहे मेरे को भी चाहिए कि मेरे को पूछे, तो मेरे को बताओ क्या करना चाहिए रिलायंस ने? एक्स लिमिटेड में उनका 10% इन्वेस्टमेंट है, मेरे को बताओ रिलायंस क्या करना चाहिए? 40% खरीदना चाहिए, एक ऑप्शन। ओके 40 भी नहीं लिया तो भी 30 लिया तो भी हो सकता है, लेकिन वो बोले खरीदे बिना नहीं हो, खरीदे बिना। तुम समझो एक्स लिमिटेड है, मैं रिलायंस हूं, एक्स लिमिटेड के तुम बाकी मेंबर्स, मैंने बोला मेरा 10% है, तुम सबका बाकी 8% है, तुम डेफिनेटली रिजोल्यूशन पास करोगे। तुमको चाहिए कि मैं इधर रहूं, तो अपन एक प्रोविजन डालते हैं। ओके हम अगर कभी ये एक मैटर डिस्कशन करना है, एक मैटर ले लो कोई भी, अगर शेयर फॉरफिट करने हैं, शेयर क्या करने हैं? फॉरफिट करने हैं, उसी मैटर में मेरे को चाहिए, बाकी सब तुम अपने हिसाब से ले लो, मेरे को खाली कब जब फॉरफिचर ऑफ शेयर होगा मुझसे पूछो। तो जब भी शेयर फॉरफिट करने होंगे, मेंबर सुन लो, अगर तुम अभी ना बोल रहे हो मैं निकल रहा, मैं 10% भी निकाल के निकल रहा, देख लो 10% बेच देगा मैं मार्केट में किसी को, मैं नहीं रुकेगा तुम्हारे साथ। और तुमको मालूम है कि भाई 10% रिलायंस का, इसलिए तुम्हारी इज्जत है, तुमको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे, मुकेश भाई अम्बानी तुम्हारे साथ है, रिप्रेजेंटेटिव। ओके तो तुमको क्या करना है, जब भी शेयर फॉरफिचर होंगे, हम आर्टिकल्स में ऐसी एक कंडीशन डालेंगे, जब भी आर्टिकल में जब भी शेयर फॉरफिट होंगे, क्या होंगे? फॉरफिट। ओके 95% हाँ बोले तो ही हो। नहीं समझ में आया? यानी एसआर से मोर रेस्ट्रिक्टिव करना, किससे रेस्ट्रिक्टिव करना? एसआर से, एसआर से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव करना इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट। क्या बोलते हैं? एंट्रेंचमेंट। क्या आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट हो सकता है क्या? यस। तो अगर आर्टिकल एक कंपनी का और आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालना है, तो मेरे को एक चीज बताओ, लास्ट 5 मिनट में मैंने जो समझाया, एंट्रेंचमेंट की वजह से किसको इज्जत दे रहे हो तुम? मेजोरिटी वाले या माइनॉरिटी? तो आप समझो माइनॉरिटी की इतनी औकात होनी चाहिए कि वो एंट्रेंचमेंट डाल सके। नहीं समझा? तो माइनॉरिटी की औकात, एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन भी तो आर्टिकल में लिखना पड़ेगा ना। ओके झेप रहेगा मालिक, तो इसको बोलते हैं एंट्रेंचमेंट। तो मेरे को व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंट्रेंचमेंट? टू मेक द प्रोविजन मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर। वापस चाहिए वर्डिंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंट्रेंचमेंट? टू मेक द प्रोविजन मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर। एसआर से ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करना इज एंट्रेंचमेंट। इट कैन बी 80%, इट कैन बी 90%, इट कैन बी 76 ऑल्सो, पर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा परसेंटेज कितना उसके हिसाब से तुम देखोगे ना मालिक। ओके भारत माता की जय, समझा? ओके अब एक छोटे सा पॉइंट है याद रखना, क्या ये प्रोविजन एंट्रेंचमेंट की प्रोविजन डाल सकते हैं आर्टिकल में? यस। अभी के लिए एक मिनट में इतना समझ लो, ये जब भी डालना रहेगा, ये कब डाल सकते हैं? जब कंपनी बनी तब, या कंपनी बाद में भी डाल सकते, कंपनी फॉर्म हुई। अब बाद में डालना है तो आर्टिकल को अल्टर करना पड़ेगा। ये बोलते हैं अगर पब्लिक कंपनी रही, कौन सी कंपनी, तो आपको एसआर पास करने पड़ेगा। ये डालने के लिए क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो इंटरप्रिटेशन क्लियर रखना। एंट्रेंचमेंट ऐसे सारी चीज के लिए एंट्रेंचमेंट होना चाहिए ऐसा नहीं होता कभी। कुछ चीज के लिए मेरे को एंट्रेंचमेंट चाहिए। मेरा 10% है, मैं हर चीज के लिए एंट्रेंचमेंट बोलूंगा तो तुम बोलोगे औकात में रहे, तो अपने पैसे बढ़ा। ओके लेकिन मैं बोल रहा हूं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसके लिए एंट्रेंचमेंट चाहिए। या सेकंड चलो फॉरफीचर ऑफ शेयर, आर्टिकल को जब भी अमेंड करेंगे मुझसे पूछ, मैं भी आना चाहिए। तो कुछ एक पॉइंट बताओ, उसके लिए एंट्रेंचमेंट डालो। 2 पॉइंट बताओ, तुम देखो तुम्हारे ऊपर कंपनी की औकात कैसी है उसके हिसाब से काम करो, लेकिन एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन है। तो पहला पॉइंट है एंट्रेंचमेंट इज मेकिंग आर्टिकल मोर, मतलब प्रोविजन मोर रेस्ट्रिक्टिव देन एसआर, इसको एंट्रेंचमेंट। झेपा क्या मालिक? और अगर ये प्रोविजन आपको डालनी है तो आपको याद रखना है, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, ओके, तो आप जब ये प्रोविजन डालोगे किसके अंदर? आर्टिकल में, आपको ऑल मेंबर्स की हा लगेगी, हाय नहीं हाँ, यानी सारे मेंबर अप्रूव करने चाहिए। कौन सी कंपनी में? प्राइवेट। ओके और पब्लिक कंपनी में क्या होना चाहिए? एसआर। यानी एग्जांपल, ओके आज अपन डिसाइड करते हैं, मैंने 10% इन्वेस्ट किया है, मैं डिसाइड कर रहा हूं जब भी फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का प्रोविजन क्या मालूम है? क्या एसआर है। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का क्या प्रोविजन है? एसआर। मैं बोल रहा हूं अपने को 95%, 100% अप्रूवल चाहिए, बस ये डालना है मेरे को। कितने परसेंटेज अप्रूवल चाहिए? मैं बोल रहा हूं ऐसा 100% चाहिए। 100% रहेगा तो ही वो फॉरफीचर ऑफ शेयर किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन एंटर करना है, बताओ डाले कि नहीं डाले। अब मेरे को बताओ, ये प्रोविजन डालने के लिए हमें कुछ पास करना पड़ेगा। तो अगर हमारी पब्लिक कंपनी है तो हमें क्या पास करना पड़ेगा? एसआर टू पुट द प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट। नहीं समझा? ओके देखो एक आर्टिकल में कुछ तो लिखा होगा,
उसको चेंज करके मोर रेस्ट्रिक्टिव बनाना है। उसको चेंज करके क्या बनाना है, समझा क्या मालिक? मोर रेस्ट्रिक्टिव मतलब कितना परसेंटेज, 75 से ज्यादा। अब वो 100 भी हो सकता है, लेकिन वो प्रोविजन लिखने के लिए मुझे रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, अगर प्राइवेट कंपनी है तो ऑल हा बोलने चाहिए, और पब्लिक कंपनी है तो एसआर। ये समझा क्या सबको? एवरीबॉडी ऑनलाइन पॉइंट कर लिया मालिक? एवरीबॉडी पक्का छिपा याद रखना। तो क्वेश्चन है, क्या एंट्रेंचमेंट की प्रोविजन डाली जा सकती है? यस ओके। और ये कब डाली जा सकती है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे या उसके बाद? दोनों इसमें, लेकिन जब भी डालेंगे तब। ओके, अगर कंपनी का पॉइंट है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो क्या करने का, एसआर, और प्राइवेट कंपनी है ऑल मेंबर। और अगर ये इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डाल रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सब लोग साइन कर रहे हैं। एवरीबॉडी क्लियर? और एक प्रोविजन, ये लॉजिक समझा? और जिस दिन ये प्रोविजन डालोगे, किसको बताना चाहिए अपन ने कि ये डाला है हमने? आरओसी। तो अगर ये है तो इतना सा तुम पढ़ के खत्म कर लेना कल। ओके, फोर्थ वाला कल, मतलब ये पॉइंट में थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बस। सिक्स तो तुम सबको पता है, और फर्स्ट और सेकंड तो तुम सबको पता ही है। आर्टिकल में क्या होता है, रेगुलेशंस। ओके, क्या क्या करना है कंपनी, क्या क्या नहीं वो करती है। थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ मैंने अभी समझाया आपको। सर 200 मेंबर होंगे तब भी आंसर, जितने भी मेंबर होने तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, बस मेरे को बताओ, ये प्रोविजन कौन डालेगा एंट्रेंचमेंट की? नहीं नहीं, एंट्रेंचमेंट की कंपनी डाल रही है प्रोविजन, पर कौन करवा रहा होगा ये डालने के लिए? माइनॉरिटी। आप समझ रहे हो, इससे इज्जत किसको मिल रही है? देखो, पूरे कंपनी लॉ माइनॉरिटी को इज्जत नहीं देता, ये आप दिमाग में बिठा के रखो। और ये कोई गलत बात नहीं है, तुम हैशटैग स्टॉप माइनॉरिटी ब्रेकिंग और समथिंग ऐसा हैशटैग नहीं होता इधर। इधर कंपनी लॉ में ऐसा ही होता है। जीतेगा कौन? मेजॉरिटी, बात खत्म। मेजॉरिटी विंस मतलब मेजॉरिटी विंस। आत्मा क्लियर? सी यू मंडे, टेक केयर, हasta la vista। कल जितना टाइम मिले उतना कर लो, मेहनत करो, कल पेपर अच्छे से लिखो, बिना देखे लिखो, अच्छे से लिखो, इज्जत से दो, थोड़ा टाइम लगाओ। ओके, और वैसे तो इसका पूरा पूरा काम खत्म हो चुका है, एक बार खाली इसको रीड कर लेना, बाकी प्रोविजन वाइज ये पॉइंट है। और मैं बताऊं मेन पॉइंट कौन सा है मालूम है? एंट्रेंचमेंट। यही नहीं चलता, एंट्रेंचमेंट का कॉन्सेप्ट आप वापस एक बार रीड मार लेना, बाकी तो मैं वापस उसमें नोट से मैं अपडेट कर दूंगा मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? सी यू टुमारो। मिलूंगा मैं आके, हाय बाय करूंगा मैं। ओके, लेकिन क्लास कल नहीं है। क्लास कब है अपनी? मंडे। मंडे कौन सा चैप्टर? यूनिट 1 वाला। ओके, ऑफर प्रपोजल जो अपन ने स्टार्ट किया था उसी को क्लोज करेंगे। उस दिन ही यूनिट 1 खत्म हो जाएगा मालिक। यूनिट 1 उस दिन खत्म हो जाएगा, अगले दिन यूनिट 2 भी हो जाएगा, और यूनिट 3 भी चालू हो जाएगा। यूनिट 2 में कुछ दम नहीं है भाई, जिसको कंसिडरेशन में डाउट है तो देख, कुछ कंसिडरेशन मत ले भाई, खा के आओ, पी के आओ।